ब्रिज सर बैठे रहिए आप थोड़ा सा, ठीक है। मिस्टर ब्रिज सर का आ जाइए सर स्टेज पे, स्वागत है आपका। ब्रिज सर के साथ साथ अब जो समय आ चुका है इस टाइम पे, ठीक है, उन शख्सियत को हम देखने वाले हैं। मेरा जिंदगी बदला था, आपका भी बदल जाएगा। Now help me welcome Moscow band, our Nigerian director, Mr. Kamal Sahab. छोटा ताली होना चाहिए मेरा। दिल्ली का खबर जानी चाहिए कि बाकी का मेरा तो बोलना रहता है। आज जिनके लिए ये पॉसिबल हो पा रहा है, आज जिनका वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, आज उनको आप सुन लीजिए। मैं बदल सकता हूँ, आपका भी हो जाएगा। कमल सर, थैंक यू। मुझे बैठने की जगह नहीं। हाँ थोड़ा सा तो कैसे हैं आप लोग? पीछे आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आज खाना आना पचा के मानो जाए। तो कितने लोग ऐसे जो पहली बार मुझे देख रहे फिजिकली? सारे नहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं APLL का डायरेक्टर हूँ, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्टर करता क्या है। तो आपको थोड़ा सा शुरुआत में लेकर चलता हूँ कि मैंने इस कंपनी को 2006 में ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एक टीचर था, यानी कि इस कंपनी के अंदर हमारा दिल्ली में, जैसे कि आज आप देख रहे हैं छतरपुर में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, एक लर्निंग सेंटर पे हो रहा है जहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। यस या नो? तो सेम कंपनी का अपना सेंटर था दिल्ली में, जहाँ पर मैं पढ़ाई यानी कि बच्चों को ट्रेन करने का काम करता था। वहाँ से आज कंपनी के डायरेक्टर की पोजीशन पे हूँ। 16 साल का तजुर्बा इस बिज़नेस के अंदर है, और भारत में शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर स्मार्ट वैल्यू और APLL का बिज़नेस होता है और हमें आप जैसे लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी ना मिला हो। तो 16 साल का एक्सपीरियंस है। और अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, क्योंकि चैलेंज ये होता है कि जब आप कुछ सीखने के लिए आते हैं, कुछ जानने के लिए आते हैं, तो लोगों के माइंड में एक चैलेंज है इंडिया के अंदर कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है। कि कोई गधा तो हमको नहीं सिखा रहा, कौन आ गया भैया हमको जो बता रहा। तो पहला चीज, आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ट्रेन यू पीपल, यानी कि हमारा उद्देश्य आपको सिखाना नहीं है। क्योंकि मैं एक कहानी सुनी थी जहाँ पर बंदर और चिड़िया की कहानी सुनी नहीं? बंदर चिड़िया की कहानी नहीं सुनी? बंदर देखा है? चिड़िया देखी है? तो कोई भी चिड़िया की कल्पना कर लो, कोयल ले लो, कोई ले लो जो तुम्हें समझ में आती है, जो तुमने देखी। और बंदर भी देखा ही होगा। और अगर नहीं समझ में आता, अपना चेहरा देख लेना, हमारे पूर्वज बंदर ही थे। तो अब आपने देखा होगा कि बंदर का कभी घर देखा किसी ने? आपने अगर, जैसे हमारे आजकल में मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं बच्चों की किताबें में ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि बंदर का घर कहाँ है। जैसे शेर का घर होता है, वो बोलते हैं शेर गुफा में रहता है, यस, केव में रहता है, घोड़े अस्तबल में रहते हैं। लेकिन बंदर का घर, चिड़िया का घोंसले में रहता है, राइट, उसका घर होता है। तो अब क्या था, एक चिड़िया और बंदर बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े घनिष्ठ मित्र। अब हुआ क्या, जब भी बारिश होती थी तो चिड़िया को बड़ा दुख होता था कि बंदर भीगता रहता है, वो तो घोंसले में आकर अपने आप को पानी से बचा लेती है। तो एक दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और बारिश जब ख़त्म हुई तो बंदर का हाल बहुत बुरा था, पूरा वो भीग के और बुरा सा दिखाई दे रहा था। तो चिड़िया ने उसको एक सजेशन दे दिया, सलाह दे दी, एक सीख दे दी। बोला, बंदर भाई घर क्यों नहीं बना लेते? तो बंदर भाई आए
और उन्होंने चिड़िया का घोंसला तोड़ ओड़ के बराबर कर दिया, बोले अब हम दोनों एक जैसे। तो किसी को सीख देने में भी आज के दुनिया में क्या है कि वो सीख को पॉजिटिवली लेगा या निगेटिवली लेगा, हमको नहीं पता। उसको लगता है ये सिखाने वाला कौन है। तो आवर ऑब्जेक्टिव थ्रू दिस सेशन, जो हम बातचीत करेंगे, मैं आपको कुछ सिखाने नहीं जा रहा। जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो मैंने सीखी है पर्सनली। वो बोलते हैं कि आप किसी को ठोकर खाने से तभी बचा सकते हो जब जिंदगी में आपने ठोकरें खाई हैं। जब मैंने ठोकर ही नहीं खाई तो दूसरे को क्या बताऊं भाई मैं पैदा ही, अगर हम मानी के परिवार में हुआ तो गरीबी क्या होती है, तो उसका तजुर्बा किसी और को सिर्फ कहानियों से बता सकता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बता सकता। तो आज का सेशन सिखाने का नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन। आप यूट्यूब में सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेते हो, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है, उसके ऊपर खुद आपको काम करना है और फिर देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन काम करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। आप किसी भी चीज का अगर स्वयं आकलन करेंगे तो लाइफ में फेलियर के चांस कम हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। तो मैं बात कर रहा था कि मेरी एजुकेशन की, तो अगर मैं पढ़ाई लिखाई करूं तो इंडिया में क्या है कि माँ बाप चाहते हैं बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखाई करे। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा पढ़ लिखेगा तो उसका करियर बेटर होगा, उसकी इनकम बढ़िया होगी, उसको लाइफ में बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है। ये हमारा ट्रेडिशनल माइंड सेटअप है मम्मी पापा का। तो हमें भी ज़बरदस्ती बहुत पढ़ाया लिखाया गया, बोला जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे। तो मैंने 12th किया, 12th के बाद BSc किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, फिर मैंने MSc किया मैथमेटिक्स से, मास्टर इन साइंस विद मैथमेटिक्स। फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट किया अपना MCA। तो 2 मास्टर डिग्री लेने के बाद मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। और उसके बाद 1 साल का मेरा अनुभव है, जो शायद यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास होगा, बेरोजगारी का अनुभव। यानी कि पढ़ लिख के आदमी को क्या लगता है कि अब तो लोग इंतजार करेंगे, भाई आओ तुम्हारे लिए पूजा का थाल लगा हुआ है, तुम्हारे लिए नौकरी रखी हुई है, बेटा कितने रुपए लोगे। तो जब हम दिल्ली में आए तो अपनी औकात हमें पता चल गई। हमारे जैसे 56 पहले से घूम रहे थे, कोई 2 साल से हमारी तरह ढूंढ रहा था, कोई 3 साल से ढूंढ रहा था, किसी को मिल रही थी तो ठीक नहीं मिल रही थी। तो हमारा भी हाल वही था। तब बेरोजगारी में पता चला कि हमारी औकात क्या है और मुझे क्या और चीज़ें ऐड करनी है अगर मार्केट में मुझे पैसा कमाना है। सिर्फ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो होने वाला नहीं। तो वो तजुर्बा भी मेरे पास है। और 16 साल में मैंने भारत के सारे राज्य, यानी कि ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स में आज ये बिजनेस होता है। तो अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, बंगाल, यूपी, दिल्ली, आप बात करो इधर कर्नाटका, सब जगह पे जाकर हमने ट्रेनिंग दी। और कई जगह पे ऐसी भी ट्रेनिंग दी जहां पर लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती। मेरे बातचीत करने के बाद एक ट्रांसलेटर खड़ा रहता था जो बताता था अपनी भाषा में, भाई ये आदमी ये बोल रहा है। तो हमने वैसी ट्रेनिंग भी दी जहां पर हमारी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, हम कुछ बोल रहे हैं, लोग ऐसे देख रहे हैं। मैं कहा भाई क्या चल रहा है, तो पता चला इनको तो हिंदी 0 मात्रा में समझ में आती है। तो जब वो बोलता था तो लोग ताली बजाते थे, हम बोलते थे लोग बहुत। तो ये सारा अनुभव जो हमने लिया आज वो आप तक पहुंचाने में जा रहा हूँ। रेस्ट इज ऑन यू, कि आप उसको इस्तेमाल करोगे तो यू विल यील्ड द बेनिफिट, यानी कि आपको लाभ मिलेगा। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आज जहाँ पर है कल भी वहीं पर है। क्लियर हो पा रहा है? yes, तो शैल वी स्टार्ट? तो सबसे पहले आप लोग ने अपना टाइम दिया स्मार्ट वैल्यू को, एंड यू हैव चूजन द, आप बोलते हैं ना कि कई बार आप ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो दुनिया का हर आदमी चुन रहा है, और कई बार आप ऐसी चीज़ें चुनते हैं जो दुनिया में लोग चुनने से पहले 100 बार सोच रहा है। यानी कि आप ऐसा करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिसके बारे में अभी भी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। अभी भी लोगों को पता नहीं है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्या वाकई में इसमें इनकम होती है, क्या वाकई में इस तरह के करियर को एक्सेप्ट करने से लाइफ में चेंजेस आएंगे। लोगों को पता नहीं है। क्यों? कि कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में सोसाइटी को टाइम लगता है। यस या नो? लेकिन समय के साथ चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि समय के साथ जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया वो इस दुनिया से समाप्त हो गए। यानी कि बहुत से ऐसे जानवर थे जो लुप्त हो गए क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन आया।
जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा फल ऊपर लग रहे हैं तो खींचते खींचते उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई कि दुनिया में उससे लंबी गर्दन। ये डार्विन की थ्योरी है। तो आप अगर वही माइंड सेटअप में है कि जो पापा ने किया वही करके मैं अच्छी लाइफ लीड कर लूंगा, तो आप भ्रम में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ने से, एक्सप्लोर करने से, खोलने से, मार्केट में जो नया है उसको एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला नहीं है। क्लियर हो पा रहे हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक सबसे बड़ी बात है, गांधी जी को कितने लोग जानते हैं? महात्मा गांधी जी को। उनका एक थॉट प्रोसेस है, बहुत सी उन्होंने बातें कही, लेकिन एक सिंपल सी बात उन्होंने बहुत अच्छे से कही, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। यानी कि इस दुनिया में जो आप परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन की शुरुआत कहां से होगी? आपसे। हमारा माइंड सेटअप क्या है कि जब दुनिया का सारे लोग स्मार्ट वैल्यू करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे, देन आई विल एक्सेप्ट दिस सिस्टम। अगर आप बोलो कि यार दुनिया का जब सब आदमी फिट हो जाएंगे तब मैं फिट बनने की कोशिश करूंगा, दुनिया में जब सब शाकाहारी हो जाएंगे तब मैं शाकाहारी बनूंगा। लेकिन आपको अगर चेंज देखना है दुनिया में, आप चाहते हैं कि भाई आपके आने वाली पीढ़ी अच्छा जीवन जिए, तो हर आदमी, क्या मैं कल सोच रहा था कि मेरे माँ बाप सोचते थे कि मेरा बेटा कुछ करेगा। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये क्या सोच रहा है कि जब मेरा बेटा कुछ करेगा। और आज भी अगर मैं ही अपने पापा के माइंड सेटअप में चले जाऊं, यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे बच्चे कुछ करेंगे, यानी कि ये मेरी जनरेशन को अमीर बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, दुनिया में नाम करेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूं कि मैं खुद को नहीं बदल रहा, लेकिन मैं अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो कल को मेरी जनरेशन को चेंज करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी खुद को बदलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो दुनिया को बदलना चाहता है। आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरा दोस्त जब स्मार्ट वैल्यू करेगा तब मैं स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करूंगा, या जब मेरा सीनियर काम करना शुरू करेगा तब मैं करूंगा। ये बेसिक स्मार्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप बाहर भी देखें, यार मेरा भाई जब फिट होगा, जब वो जिम करेगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा, जब वो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होगा, उस दिन मैं भी हेल्थ के बारे में सोचूंगा। जब मेरे पिताजी चिकन मटन खाना छोड़ देंगे, उस दिन मैं छोड़ूंगा। यानी कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरे को कोई भी दुनिया का आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं जो बोल रहा हूं, आप इसको लोगे कि छोड़ दोगे, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मैं अपने को बदल सकता हूं। अगर मैं अपने को बदलता हूं तो मैं देखता हूं मेरी फैमिली बदलने लग गई। अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे को पता चलेगा, यार मेरा पिताजी तो 6 बजे उठ के बाहर वॉक कर रहा है, योगा कर रहा है, खान पान में। अब मैं खुद पिज्जा खा रहा हूँ और बच्चे से बोल रहा हूँ, बेटा ये तो जंक फूड है। मतलब पापा तो लगा हुआ है, कूद रहा है और मुझे बता रहा है जंक फूड है। तो मैं उसको क्या सिखाता हूँ, जैसे होता क्या है कि हम घर में एक बड़ी अच्छी सीख देते हैं बच्चों को, सदा सच बोलो। यस। और फिर क्या होता है, जब बाहर कोई आदमी होता है, हम बच्चे से बोलते हैं, बेटा बोल देना पापा नहीं है घर पे। क्या नहीं है? ये इंसिडेंट मेरे साथ खुद हुआ। एक दिन क्या हुआ, मैं बाइक में किसी के साथ जा रहा था और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मतलब भयंकर वाला नहीं हुआ, नॉर्मल वाला हुआ। मेरा घुटना फट गया, पैंट फट गई और मेरी मम्मी रहती है दूर। तो मैं घर आया तो शाम को मेरी छोटी वाली बेटी बोल रही है, दादी पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो मम्मी पापा को मैं इसलिए नहीं बताता कि भाई उतनी दूर से वो डॉक्टर तो है, या वो हनुमान भी नहीं है कि उड़ के आएंगे बोलेंगे क्या हुआ बेटा थोड़ा देखिए। तो वो वहां से होगा क्या, जब मैं इंफॉर्मेशन उनको दूंगा तो वो परेशान होंगे। यस या नो? उनको लगेगा यार क्या हो गया, कितनी चोट लगी है, कुछ ज्यादा ही तो प्रॉब्लम नहीं आ गई। तो अब वो पीछे से बोली, मैंने उसको आंख दिखा दी, मैंने कहा साथ देने का कुछ नहीं हुआ मम्मी, बस वो खेल रहा था तो खेलने में चोट लग गई। मम्मी को मालूम है ये टेबल टेनिस खेलता है। अब मेरे दोनों बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि बेटा झूठ। तो अब फोन ऑन समाप्त हुआ तो मैंने उनको दूसरी कहानी सुनाई। मैंने कहा बेटा अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, ये भी तो लिखा है। तो उनको समझ में नहीं आया। मैंने बोला अच्छा मैं अगर बोल देता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, दादी दादू क्या करते तुम्हारे, थोड़ा बताओ, क्या वो डॉक्टर है? बोले नहीं।
वरना दादी क्या होती, परेशान होती, शायद वो खाना छोड़ देती, उसके माइंड में रात को नींद नहीं आती। तो मैंने ये झूठ इसलिए बोला ताकि मैं उनको परेशान ना करूं। तो कई बार आपको देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन पे आपको सच बोलना है, किस सिचुएशन पे झूठ बोलने से अगर किसी का फायदा हो रहा है, पॉजिटिव फायदा, नेगेटिव नहीं, तो वो झूठ भी कई सचों से बड़ा है। वो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। यस या नो? हाँ या ना? तो आपको क्या चेंज करना है? आवाज नहीं आ रही। तो ये आप बोल रहे हो, रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम क्या है कि हम बोल रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया, आपने दूसरे को बोल दिया, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया, लेकिन कोई भी आदमी सेल्फ को चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं है, प्रयासरत ही नहीं है। तो जब आप चेंज ही नहीं करोगे अपने आप को, तो कई लोग बोलते हैं सर मैं 10 साल पहले भी 10,000 कमा रहा था और आज भी 10,000 कमा रहा हूं, यानी कि उसकी इनकम 10 साल में चेंज नहीं हुई। तो इनकम कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है कि आपका टारगेट है पैसा, और ये जिंदगी का सबसे गुमराह करने वाला टारगेट है। आप बोलोगे सर कैसे, हम तो ये बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं। यस, लेकिन आपको पैसा आता कहां से है? भाई सचिन तेंदुलकर ने एक बढ़िया इनकम करी, उसके पीछे क्या था? वो किसके पीछे भागता था? आवाज नहीं आ रही। यानी ये क्रिकेट उसका कार्य था, यानी कि काम करने की जगह थी। वो क्रिकेट में इतना डिवोटेड हो गया, इतना डूब गया कि बाय डिफॉल्ट क्या आना शुरू हो गया? क्रिकेट से पैसा आना शुरू हो गया। यस या नो? कोई अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में इतना डूब गया कि उसने ऐसी ऐसी चीजें बना दी इंजीनियरिंग करके कि वही अचीवमेंट्स उसको कहाँ लेकर गए। तो मनी इज अ बाई प्रोडक्ट। भाई आप जिम में जाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो ऐप तो अपने आप बनेंगे। आप अपने खान पान को बदल दोगे तो आपकी सेहत अपने आप ठीक होगी। तो सेहत के पीछे नहीं भागना, उसके प्रोसेस में जो चीजें हैं आप उस पर फोकस नहीं करें। पीपुल आर इन स्मार्ट वैल्यू। आज मुझे 16 साल हो गए, मैंने बोला कि मैं हर स्टेट में गया, लेकिन मैंने एक ही चीज देखी कि सक्सेसफुल और फेलियर लीडर में क्या दिक्कत है कि सक्सेसफुल लीडर इसके पीछे नहीं भाग रहा है। वो हमारे सिस्टम के जो 4 बेसिक्स हैं, 4 बेसिक्स जानते हो ना? लिस्ट बिल्ड करना, लोगों को इनवाइट करना, प्लान शो करना, और उसके बाद ये 4 बेसिक 20 साल पहले भी वैसे ही थे और आज भी नए आदमी को हम यही सिखाते हैं। तो वो 4 बेसिक के पीछे भाग रहा है, अचीवमेंट लेवल इनकम के पीछे नहीं भाग रहा। जितना आप इसके अंदर जाओगे उतना ही आपके पास पैसा आना। तो आपको क्या चेंज करना है भाई? इसको सीखो। कई लोग देख रहे हैं इसको चेंज करना है, अपलाइन को थोड़ा ठीक करना है, थोड़ा डाउनलाइन को थोड़ा ठीक करना है, थोड़ा कंपनी को ठीक करना है। लेकिन कोई बोल रहा है मुझे अपनी बीवी को थोड़ा ठीक करना है। ठीक नहीं है। जब घर जाता हूँ तो चाय बना के नहीं देती, चाय बनाती है तो चीनी डालना भूल जाती है, कभी चाय पत्ती भूल जाती है। तो वो किसको ठीक करने में लगा है? दूसरों को। तो जो दूसरों को ठीक करता है वो लाइफ में कभी खुद को ठीक नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो आप खुद को ठीक कर लो या दुनिया को ठीक कर लो। दुनिया को ठीक करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी, खुद को ठीक करने में कम एफर्ट लगेगा। और अगर आपने खुद को रेक्टिफाई कर लिया तो दुनिया अपने आप आपको रेक्टिफाई होती हुई दिखाई देगी। एक आज सिलेंडर का दाम बढ़ गया, कौन बात करता सिलेंडर का दाम बढ़ गया? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ये कौन बात करता है? जिसके पास पैसा कम है। अंबानी जी से पूछो कि गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया अंबानी जी। आप जाओ अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी से मिलो, टाटा से पूछो कि टाटा जी बड़ा दुख की बात है 400 रुपये बढ़ गया गैस सिलेंडर में। वो तो ये बोलेंगे कब बढ़ गए भाई? वो बढ़ भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, 400 रुपये की तो वो पानी पी जाते होंगे। हाँ या ना? तो प्रॉब्लम किसके लिए है? जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम हमेशा उन्हीं के लिए है जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि स्मार्ट वैल्यू में मैं क्या काम कर पाऊंगा, तो आपका फोकस प्रॉब्लम पे है। क्या मेरा होगा, ये क्वेश्चन मार्क आपने अंदर से पैदा किया। यार किसी का होगा नहीं होगा, मेरा होगा। जिस दिन मैं ये माइंड में क्लियर हूं तो कोई कहीं पहुंचे ना पहुंचे, मैं सही जगह पे पहुंच जाऊंगा। यार सर उसका हो रहा है, इसका हो रहा है, क्या मेरा होगा? तो आप तो खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि यार दुनिया में सबका हो जाएगा, लेकिन मेरा होगा या नहीं होगा?
तो जब आपके माइंड में ये थॉट प्रोसेस है कि सबका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, या मेरा होगा भी नहीं होगा, तो जब आप खुद को डाउट कर रहे हो तो दुनिया में आपको बिलीव कौन करेगा? आप सोचो कि आप खुद सोच रहे हो कि यार ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो जो आपको जिम्मेदारी देगा उस काम की, बेटा एक काम करो, चाय बना लाओ, अब आप खुद सोच रहे हो यार अपने से बनेगी कि नहीं बनेगी? खराब बन गई तो मेहमान आए हुए हैं, मेहमान ने बोला अबे ऐसी चाय पिला दी हमको सड़ी हुई, तो आप जब ये माइंड सेटअप के साथ चाय बनाओगे तो क्या जिंदगी में आप अच्छी चाय बना पाओगे? और जो आपको काम दे रहा है, पिताजी ने आज तो जिम्मेदारी दे दी, कल आपको देंगे? बोलेंगे यार पिछली बार तो इसने बड़ी बेइज्जती करवाई, तू रहने दे, मैं खुद बना लेता हूँ। यस या नो? तो आप एक छोटी चीज के अंदर इंफॉर्मेशन है जो लाइफ को एक वैल्यूएबल चेंज दे सकती है, लेकिन आप जब तक चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। दूसरा जो मैसेज है मेरा इसके अंदर, कि आप दुनिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे ये मिले। मैंने शिव खेड़ा जी की किताब पढ़ी थी जिसका नाम है यू कैन विन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीत आपकी। इस किताब में एक बहुत बड़ी बात लिखी थी, कहानी थी कि एक दिन एक आदमी उठता है, बहुत सारे घर होते हैं, अचानक एक आदमी उठता है और सामने वाले घर में देखता है एक लंबी कार खड़ी हुई है, लीमोजीन, जिसमें 4 दरवाजे नहीं होते, 6 से 8 दरवाजे होते हैं। तो वो कार खड़ी हुई है बाहर, उसको लगा वाह क्या कार है भाई, मजा आ गया, जबरदस्त। फिर दूसरा पड़ोसी बाहर निकला, उसने भी उस कार को देखा, उसका लगा वाह यार धमाका। बोले भाई ये कार कहाँ से आई? तो वो आदमी बोला मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी, मतलब जिसके घर के आगे खड़ी थी, मान लो मैं वो आदमी हूँ, तो वो क्या बोला, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी। तो एक आदमी क्या बोला उसमें से, काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता, काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। एक आदमी ये बोला, दूसरा क्या बोला, काश मैं वो भाई होता। सोचने का अंतर देखो, एक क्या सोच रहा है, काश मेरे पास ऐसा भाई होता जो मुझे इस तरह की कार, और दूसरा क्या सोच रहा है, काश मैं वो ऐसा भाई होता जो अपने भाई को इस तरह की कार। यानी कि एक देने के एटीट्यूड में और एक तो आप इस बिजनेस को अगर लेने के एटीट्यूड में करोगे कि मुझे सीनियर क्या देगा, कंपनी क्या देगी, तब तक ये बिजनेस नहीं होने वाला। प्रॉब्लम क्या, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, कई लोग का कॉमन डायलॉग है, पैदा ही तो किया है, उसके आगे तो कुछ किया नहीं। हमने बोला था इंजीनियरिंग करेंगे, बोला पैसा नहीं है। हमने बोला था फला लड़की से शादी करेंगे, बोलेगा भाई बर्बाद हो जाएगा। क्या किया हमारे बाप ने? कुछ नहीं किया। तो जब आपका एटीट्यूड ये है तो आप लाइफ में कामयाब कैसे होंगे? क्योंकि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट द सिस्टम इज गोइंग टू गिव यू। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि आप सिस्टम को क्या देंगे, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत देश हमको क्या देगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि आपने भारत देश के लिए किया क्या आज तक? आप अपना कूड़ा तक तो सही जगह पर फेंकते नहीं, फिर आप बोलते हैं मेरा देश स्वच्छ भारत। भाई हमारे वहां पे जो कूड़ा फेंकने का काम है, जितना भी भारत में कूड़ा है वो कौन फेंकता है? पाकिस्तान के लोग। आपको पता है पाकिस्तान के लोग रात को आते सारा कूड़ा यहाँ फेंक के चले जाते। किसके घर से वो कूड़ा है? किसके घर से? हमारे घर से। तो अगर मैं अपना कूड़ा सही जगह पे पहुंचाऊं तो छतरपुर को साफ करने की जरूरत है? जरूरत है, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? फिर हम बोलते हैं मैं तो भारतीय हूं, मेरे लिए देश क्या कर रहा है? आप देश के लिए छोटी एक बूंद, एक रत्ती भर का काम नहीं कर रहे। सेम इज विद द सिस्टम कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीनियर मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आप अपने जूनियर को क्या सही गाइडेंस, क्या सही प्लेटफॉर्म के साथ जो चीज़ें होनी चाहिए वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर आप नहीं दे रहे हो तो स्मार्ट वैली में सक्सेस पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो किसको चेंज होना है? अगेन आवाज नहीं आ रही। खाना ना खाया, नाश्ता किया? सबने किया? मैंने नहीं किया। आज मैंने कहा आज भूखे रह के देखते कैसी ट्रेनिंग होगी। तो आज सुबह से हम जल पे टिके हुए, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। आज हमने कहा भूखे रह के ट्रेनिंग देखते कैसा मजा आता, थोड़ा पेट को कैसा लगता है, माइंड को कैसा लगता है। भूखे रह के, कोई व्रत नहीं है आज, क्योंकि व्रत रखना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई बोलेगा भगवान के नाम पे रख लो। मैंने भगवान ने बोला था क्या? हमारे आइडियोलॉजी थोड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा भगवान के नाम पे नहीं, अपने शरीर के नाम पे रख सकता हूँ कि हाँ शरीर को लग रहा है थोड़ा रिलैक्स, इस मशीन को भी थोड़ा आराम की जरूरत है।
तो उसके नाम पर हमने आज रख लिया। मैंने कहा देखते भूखे रह के ट्रेनिंग देखिए कैसा फीलिंग होता है मेरे माइंड को, मेरे बॉडी को, पॉजिटिव या तो अगली बार मैं लोगों को बोल पाऊंगा यार एक बार भूखे रह के ट्रेनिंग देके देखो कैसा लगता है। अगर आप बोलोगे सर आप तो इतने मोटे ताजे हो, आप तो कभी भूखे नहीं रहते, तो हम मर्जी से भूखे हैं, हम मर्जी से भूखे हैं। क्लियर हो पा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन यू चूज समथिंग यू नीड टू सी द लॉन्ग टर्म गोल क्या है। यानी कि आज आप एक सिंपल सी बात है उसको अदरवाइज नहीं लेना। अच्छा इंडिया में शादियां होती है नहीं होती? Yes, sir. कितने लोग ने शादियां देखी? देखिए कितने लोग शादीशुदा हैं मेरी तरह जिन्होंने शादी का लड्डू खाया? अच्छा है वो भी है, चलो बहुत अच्छी बात है। शादी देखी है? Yes, sir. डिवोर्स का नाम सुना है कि? Yes, sir. वो क्या होता है? वो तो तुमने हिंदी में अनुवाद कर दिया। होता क्या वो? मतलब पहले दो लोग पता नहीं दुनिया में कहाँ घूम रहे होते हैं, फिर उनको बोलते तुम एक साथ में आ जाओ। तो वो पहले कोई उनको पता ही नहीं होता हमारा पार्टनर कौन है, बाद में पता चलता है यही लाइफ पार्टनर है। ऐसा होता है ना शादी में। क्योंकि मेरे बच्चे बोलते हैं पापा जब आप स्कूल पढ़ते थे तब मम्मी पढ़ती थी। मैंने कहा मम्मी को ही पता होगा। बोले क्यों आप मम्मी को नहीं जानते थे तब? मैं कहा मम्मी इस दुनिया में है, हमको तो ये भी नहीं पता था। और मम्मी ऐसी दिखती है हमें तो आज तक नहीं पता था। वो तो जिस दिन हम मिले, जिस दिन तारीख शादी हुई, उसके कुछ महीने पहले हमको पता चला कि हाँ ये लेडी इस दुनिया में है, इसका वजन इतना है, ये गोरी दिखती है, इसकी हाइट इतनी। उससे पहले तो गूगल से भी पूछते तो नहीं बताता कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कौन है, यस या नो। तो यानी कि अब मैंने देखा दो तरह की शादियां होती है, एक लव और एक राइट। आया ना? अब लव मैरिज करने वाला कितना भयंकर फॉलोअप मारता है घर वालों को, दुनिया से लड़ जाता है कि भैया शादी करेंगे तो इससे, वरना दुनिया छोड़ देंगे हैं। फिर शादी हो जाती फिर बोलते दुनिया में रहना तो इसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता है। मतलब लव मैरिज में डिवोर्स होता है या नहीं होता है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपकी भाषा में सरल है समझना। मेरे पास उदाहरण बहुत सारे हैं, तो मेरा काम ही उदाहरण पैदा करना है। तो अब लव मैरिज में भी डिवोर्स होता है और अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स नहीं होता। मेरी शादी को 12 साल हो गए, चल रही है, भगवान की कृपा बनी हुई चल रही है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन कई लोग को देखा 1 महीना पहले शादी की और दूसरे महीने टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल द बेस्ट। जिसके लिए जीने मरने की, ताजमहल बनाने की कसमें खाई थी, चांद को उतारने की कसमें खाई थी, आज वो लाइफ में इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया, बोल रहे इसके साथ तो एक सेकंड नहीं रह सकते। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप रियलाइज नहीं कर रहे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज प्रॉब्लम। आप इस सिस्टम से जुड़ रहे हो, यानी कि अगेन यू आर इन लव विद द सिस्टम। आप कुछ सोच के सिस्टम से कनेक्ट तो हो रहे हो, लेकिन आप इस सिस्टम से जुड़ नहीं रहे हो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, ना मेरी वाइफ परफेक्ट है ना मैं परफेक्ट। यस या नो? अगर मैं परफेक्ट होता तो कई लोग बोलते हैं भगवान होता, भगवान भी परफेक्ट नहीं है। अच्छा कितने महिलाएं ऐसी हैं, हमारी बहनें ऐसी हैं जो गणेश जैसे पति से शादी करना चाहिए, लंबी सी सूंड होगी, बड़ा वेट होगा, कितनी शादी करना चाहिए? कोई करना चाहेगा? लेकिन आपको बोले भगवान, तो हमारे तो भगवान भी परफेक्ट नहीं है। कोई सांप लेके शिव जी भगवान की तो जब बारात गई थी तो उनके ससुराल वाले वैसे ही परेशान हो गए, तो बोले जमाई कौन है? जमाई सांप लेके, डमरू लेके, त्रिशूल लेके पहुंचा हुआ है। आप उसकी कहानी देख सकते हैं। तो नथिंग इज परफेक्ट। अगर आप इस दुनिया में परफेक्ट चीज ढूंढने जा रहे हैं तो आप दुनिया में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन कहीं नहीं है। अगर आप क्रिकेट में भी करियर ढूंढने जा रहे हैं तो भारत में सिर्फ 16 लोग ही इंडियन टीम में खेलते हैं और 125 करोड़ की आबादी है। यस या नो? अगर आप सोच रहे हो यार काश में मोदी होता तो 125 करोड़ में एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है, क्या इतना आसान है उस जगह का ड्रीम देखना? तो अगर आप परफेक्शन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए सक्सेस नहीं है। अगर आप परफेक्शन ढूंढ रहे हो कि भाई स्मार्ट वैली में जब ये होगा, ऐसा होगा, उस दिन मैं काम करूंगा। भाई 20 साल से मैं लोगों को देख रहा हूँ
जब हमारी कंपनी के यानी कि जब दिल्ली में मात्र से एक सेंटर था तब भी लोग बिजनेस करते थे। जब कंपनी मात्र एक सीडी सेल करती थी तब से लोग बिजनेस कर रहे हैं और आज भी वो लोग बिजनेस में हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि विद द टाइम चेंजेस होंगे। आज 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट, 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को IT रिलेटेड बनाया। इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी को हमने इतने दूर लेकर आए। तो अगर मैं परफेक्शन ढूंढ रहा होता तो 16 साल पहले भी कंपनी परफेक्ट नहीं थी, आज भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन विद द टाइम हम बेटर जरूर होते। यस या नो? तो आप परफेक्शन मत ढूंढो, आप ये ढूंढो कि किसमें पॉजिटिव आप जुड़ रहे हो। लेकिन आपका माइंड सेटअप में जुड़ने का है कारण, अपने कारण को अगर आप क्लियर कर लोगे तब आप देखोगे यही स्मार्ट वैल्यू से आपको पॉजिटिव चीजें मिल रही है। हर आदमी मंदिर में जाके भगवान से मांगता है, हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है? पूरी होती है? तो क्या भगवान सुनते नहीं है? कई लोग तो बोलते हैं मैं भगवान के पास गया, मेरा लड़का हो गया, मेरी मम्मी भी गई थी, हुआ नहीं, हमारी 2 बेटियां हो गई, हमने तो मांगा नहीं, मम्मी गई थी कि हाँ फला फला में जाएंगे तो बेटा होगा। तो भगवान ने बोला भाई बेटा हम कैसे देंगे, वो तो विज्ञान का काम है, हमारा तो कोई काम ही नहीं उसमें। कोई काम है? एक भाई मैथमेटिक्स के पेपर में गया, फेल हो गया, बोले भगवान जी 4 नारियल चढ़ाए थे फिर भी फेल कर दिया। बोले नारियल और गणित का क्या संबंध है, थोड़ा हमको भी समझा दो। पेपर तूने दिया, पढ़ाई तूने की, फेल तू हुआ, लास्ट में तू बोल रहा है कि तुम्हें नारियल चढ़ाने से गड़बड़ होगी। तो यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? आपके माइंड सेटअप में। चेंज योर माइंड सेटअप टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। कामयाब होने के लिए कुछ नहीं लगता, अपने माइंड को सही चीज़ों पे फोकस करने से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। अब कई लोग मिसालें देते हैं, फिर समझना कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो चांद की तरह खूबसूरत है। तो मैं उस गर्लफ्रेंड को एक दिन बैठाता और समझाता कि ये तेरी बेइज्जती कर रहा है, चांद में दाग है। चांद में दाग नहीं है कि नहीं? तो ये कहना चाह रहा तेरे मुंह में भी दाग है, तुझे समझ में ही नहीं आ रही काम की बात। क्योंकि दुनिया बोल रही है तो मुझे भी बोलना है, और सामने वाला उसको पॉजिटिवली ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि किसी ने बेंचमार्क सेट कर दिया, चांद सी महबूबा हो मेरी। कब ऐसा मैंने सोचा था, हमको नहीं चाहिए चांद वाली। क्यों? उसमें दाग है। वंस यू आर क्लियर देन यू विल रियलाइज कि सही क्या और गलत क्या है। क्लियर हो पा रहा है? आप जब बात कर रहे हैं करियर की तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करियर। क्योंकि आप सब लोग यंग हो, आप मुझसे, अगर मैं अपनी एज की बात करूं, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 43। जनवरी के महीने में मैं 44 साल का हो जाऊंगा, तो आपसे बहुत बूढ़ा हूं। 1996 में मैंने 12वीं पास कर ली थी, 94 में मैंने 10वीं पास कर ली थी, कई लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। क्लियर? तो मेरे पास तजुर्बा है। दाढ़ी तो देखिए रही, सफेद बाल काले कर रखे, बात अलग है। घर वालों का दबाव रहता है ना, बीवी बोलती है बाल काले कर लो, कर दो, तुम ही कर दो, अपने पास इतना टाइम नहीं है, बालों से धंधा नहीं होता। क्योंकि हमारे बाल तो ट्रेनिंग करते नहीं। मैं तो चाहता हूँ उड़ जाए, ना काले का झंझट ना सफेद का झंझट, टेंशन ही खत्म। ना बाल बनाने का झंझट, शैम्पू के भी पैसे बच गए, कंघी के भी पैसे बच गए। फायदे फायदे है ना, है कि नहीं? तो अपने को बाल से क्या करना? बाल से तो इनकम हो नहीं रही। मैं हेयर स्टाइलिस्ट तो हूँ नहीं, लोग बोले हेयर स्टाइलिस्ट गंजा है, अपने बाल भी उड़ा देगा। अपना तो धंधा हो नहीं रहा उससे। मैं तो चाहता हूँ भगवान उड़ जाए जल्दी। समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि करियर क्या है? आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकता है कोई व्हाट इज करियर? क्योंकि आप करियर को लेकर बहुत सी बातें करते हैं। करियर है क्या बेसिकली? आप सब यूथ हो, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपने देखते हैं, सर मैं अपना करियर ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा। लोगों को आप माइंड सेटअप भी देते कि करियर ऐसे बनेगा, आप स्मार्ट वैल्यू में आएंगे, ऐसे करियर बनेगा। लेकिन आपको तो खुद ही नहीं पता कि करियर कैसे बनता है, करियर का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या उसकी डिटेलिंग है, क्या उसकी डेप्थ में एनालिसिस है। क्योंकि आप परत खोल ही नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या है कि आप हर चीज़ को ऊपर से देखते हो, अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। रियलिटी में जब जाओगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जिस दूध को पीते हो, अगर उसको टेस्ट कर लोगे एक बार तो पता चल जाएगा ये दूध कितना है और पानी कितना है। यस या नो? करियर क्या है? एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा बता सकते हो किसको करियर बोला जाता है? क्योंकि हमारे वहाँ जो बेसिक चैलेंज क्या है कि करियर का मतलब हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ यही है। लेकिन मैं क्या, अगर आप कोई भी
लिटरेट आदमी, जागरूक आदमी से बात करोगे तो ये करियर नहीं है। मतलब दिस इज नॉट द ओनली करियर। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है करियर के। करियर का मतलब क्या है? पहली चीज समझो कि आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रश्न है आज के युवाओं का कि जॉब कैसे मिलेगी। यस या नो? अब हमारे इंडिया का प्रॉब्लम जॉब नहीं है फ्रेंड्स, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूं या भगवान आपको मौका दे कल भारत का प्रधानमंत्री बना दे, क्या आप गारंटी लेते हो कि आप इस प्रॉब्लम को दूर कर देंगे? क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? इसका प्रॉब्लम यानी कि एक इंसान को कैंसर हो गया तो कैंसर के पीछे कोई कारण था ना, यानी कि वो रात को सोया और सुबह उठा, भगवान ने बोला कैंसर। ऐसा होता है कि सुबह तुम सोए, कोई भाई ये तो कोरोना तो है नहीं कि पड़ोसी से मिलकर आए तो सोए थे ठीक ठाक, सुबह तक कोरोना हो गया। वो वायरस है, वो बाहर से आने वाली डिसीज है। कैंसर एक क्रोनिक बीमारी है जो आपके शरीर के अंदर पैदा होती है एक टाइम के साथ, कई रीजन से। यस या नो? क्लियर है? तो आप क्या जानते हैं इसका बेस क्या है? ये प्रॉब्लम का बेस क्या है? ये प्रॉब्लम क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना होना, ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे देश में? इसका कारण दोस्तों एक ही है, आप भी जानते हो, पॉपुलेशन। इतने मेरे भाई बहन क्यों खड़े हैं, थोड़ा बता सकते हो? जो पीछे खड़े हैं, कुछ मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, तो इनको कुर्सी क्यों नहीं मिली? क्यों ऐसी इस अवस्था में क्यों है ये लोग? हैं? कुर्सियां कम है, लोग ज्यादा है। नौकरियां कम है और लोग, तो या तो लोगों को धक्का मार दो, या सबको बोलो तुम जहर पी लो फिर हमें नौकरी मिल जाएगी, या सबसे बोलो यार तुम कोरोना करवा लो, तुम मर जाओ उसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। कई लोग सोच रहे थे कोरोना में भारत में कुछ करोड़ लोग कम हो जाएंगे, नौकरियां मिल जाएंगी, वैसा भी नहीं हुआ। कोरोना की भी हिम्मत नहीं हुई भारत की पॉपुलेशन घटाने की। अगर जितने लोग मरे ना हमारी आबादी का 1% भी नहीं आया ना। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? अब इसको कौन है यहाँ पे जो घटा सकते? पॉपुलेशन घटा सकते हो? एक ही तरीका है, सबको जहर दे दो, तुम रह जाओ, पूरा भारत तुम्हारा, प्रधानमंत्री भी तुम, राष्ट्रपति भी तुम, ड्राइवर भी तुम, इंजीनियर भी तुम, डॉक्टर भी तुम, पूरा भारत तुम्हारा। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। अब सोचो ना, जब हम बात करते हैं दुनिया के डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, अब आप सोचते हो यार हम अमेरिका में होते तो कितना बढ़िया होता, लेकिन अमेरिका की ऐसी अच्छी स्थिति क्यों है? वहां 32 करोड़, यहाँ 130 करोड़, इन सबको अमेरिका भेज दो और इनको यहां बुला लो, तो भारत अमेरिका बन जाएगा और अमेरिका ये तो नहीं हो सकता। तो जो हो सकता है उसकी बात करो। आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में लोग प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते। छुपन छुपाई खेला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइड एंड सीक खेला है। तो जो लोग छुप जाते हैं वो क्या खुद बाहर आते हैं? भाई बहुत देर हो गई बाहर निकला, उनको क्या करना पड़ता है? उस सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ता है। अगर आप समय पर समाधान नहीं ढूंढेंगे तो आप समस्या का हिस्सा रहेंगे। शिवखेड़ा जी बोलते हैं अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो आप समस्या हैं। डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। क्या समाधान है तो आगे आओ और समाधान पे काम करो। यस या नो? तो अब आप सोचो ये मेरी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, इसको मैं घटा नहीं सकता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम है माइंडसेट। वो कैसे? कि हर कोई क्या सोच रहा है कि मैं जॉब लूंगा और फिर जॉब से मैं क्या बनाऊंगा। आप जॉब को नहीं ढूंढ रहे हो, आपका लक्ष्य बेसिकली क्या है? क्यों? क्योंकि जॉब आपकी समस्या को दूर नहीं करता, पैसा आपकी समस्या को दूर करता है। यस या नो? तो अब क्या है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप घड़ी की जैसे जैसे सुई घूम रही है, आबादी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स है वो कम हो रहे हैं। आप खुद देख सकते हो, मेरे बोलने में मत जाओ। मैंने बोला मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, एनालिसिस करना, उसके ऊपर काम करना, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर हो पा रहा है? तो
अब आपने देखा कि भाई समय के साथ ये चीज कम हो जा रही है, लेकिन मुझे तो यहाँ पहुंचना है। तो मेरी जो समस्या है, मेरी जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन पैसे के पास है। और पैसे तक पहुंचने का ये एकमात्र रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड में हमारे माँ बाप ने डाल दिया है कि बेटा जब जॉब होगा तभी लाइफ बेटर होगी। तो क्या भारत में हर नौकरी करने वाले का जीवन बेहतर है? है? कोई 8,000 की नौकरी कर रहा है, 8,000 में उसका पूरा ही नहीं हो पा रहा है। वो तो जैसे सिलेंडर का दाम 900 हुआ, वो बोल रहा है अरे पूरी इनकम का 1,000 रुपया तो वहां चला गया। यस या नो? जैसे सरकार ने बोला इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना, जैसे सरकार ने बोला पेट्रोल का दाम 100, उसने बोला सरसों का तेल 200, वो भाई ने अपने बाल नोच लिए। भाई उसे सरसों का तेल तो डालना ही है, बिना सरसों के तेल के क्या बनाएगा? आया ना? जाने के लिए उसे गाड़ी में बैठेगा, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलनी नहीं है, चाहे वो सरकारी में बैठे, गैर सरकारी में बैठे, खुद की में बैठे। तो यानी कि विद द टाइम खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी आदमी की रुकी हुई है। प्रॉब्लम यही है। यस या नो? तो आपने कभी कार देखी है? कार में कितने पहिए होते हैं? मेरी कार में 5 पहिए, 4 जमीन पे होते हैं, एक अंदर। क्या बोलते हैं उसे? क्यों है वो? हैं? आवाज नहीं आ रही। इमरजेंसी? क्या इमरजेंसी? मान लेते हैं आप रास्ते में जा रहे हो, बीहड़ जंगल है, अचानक रात में टायर पंचर हो गया, तो आपको कौन आपका टायर बनाने आएगा? तो आप क्या करते हो? आप टेंशन नहीं लेते, आपको मालूम है समाधान गाड़ी में। आप उतरते हो, तो वो टायर पंचर हो गया, गड़गड़ गड़ घुमाते हो, उसको डालते हो, दूसरा लगाते हो, बोलते हो थैंक यू ऑल द बेस्ट, गाना लगाते हो, निकल जाते। लेकिन आपकी लाइफ में जब आप अपनी कार चला रहे हो, तो आपके सारे पहिए का नाम है जॉब। अब ये मिले ही नहीं। इमेजिन करो, आपने सारे प्रयास कर लिए, जितनी कोशिश करनी थी आपने, तैयारी भी कर ली, कोचिंग भी कर ली, चाचा ताऊ मामा भांजे जिसमें जुगाड़ लगाना था सब लगा लिया, लेकिन आपको ये मिली ही नहीं। पॉसिबिलिटी है मिलने की भी और नहीं मिलने की। नहीं मिली तो प्लान बी क्या है? दूसरा रास्ता क्या आपने बना रखा? भारत की प्रॉब्लम ही यही है कि भाई हर युवा ने नौकरी ना मिलने की सूरत में दूसरे रास्ते के बारे में सोच के रखा नहीं कि मैं अगर गिरूंगा तो कैसे उठना है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। एक आदमी का पैर कट जाता तो उसे मालूम है कि या तो कटे पैर को लेकर रोते रहूं, या मैं जाऊं अपना एक आर्टिफिशियल लेग लगवा के अपनी जिंदगी को आगे जीऊं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अब जब आदमी को जॉब नहीं मिल रही तो सोसाइटी में, अगर आप अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी में जाओ तो इंडिया में हो क्या रहा है आज की डेट में? जब ये जॉब नहीं मिल रही है तो इंडिया का क्राइम रेट घड़ी की सुई के साथ बढ़ रहा है। एक आदमी, अच्छा आप में से कितने लोगों के माँ बाप खुश होंगे कि कल जाकर आप मोबाइल चोरी का काम शुरू कर दो? कमल सर आए थे, उन्होंने ट्रेन किया बेटा मोबाइल कैसे चोरा जाता है। आज बढ़िया ट्रेनिंग मिली, कैसे एप्पल को चोरा जाता है, कैसे सैमसंग चोरना है, कहाँ बेचना है, पुलिस ना पकड़े उसका भी सर ने पूरा ट्रेनिंग दिया। कितने माँ बाप खुश होंगे? और कितने लोग को ट्रेनिंग मिलती है बेटा 4-5 आदमी उड़ा देना, 5-6 लाख अंदर। मम्मी बाबा को बता, मम्मी आप 2 ऊपर पहुंचाए। मम्मी बोले वाह गर्व है मुझे, तुझे आज रिवॉर्ड। कभी तुमने देखा किसी चोर को रिवॉर्ड मिला हो? बेस्ट चोर ऑफ द ईयर, लीडिंग चोर ऑफ द सेंचुरी, कभी देखा? तो किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते में नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी ये बच्चा यहाँ कैसे पहुंच जाता है? क्योंकि उसके पास यहाँ तक पहुंचने का दूसरा रास्ता ही नहीं है रास्ता, लेकिन उसके माइंड में कोई रास्ता मौजूद नहीं, क्योंकि उसे जिंदगी भर एक ही रास्ता दिखाया गया कि बेटा यही है। तो जिस दिन उसको ये नहीं मिला तो उसने सोचा अब जिंदगी में कोई रास्ता बचा नहीं है, तो वो निगेटिव रास्ते का साथ और निगेटिव काम में आगे बढ़ रहा है। दूसरा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री है, आपको पता है ना? यानी कि सबसे ज्यादा युवा, यानी कि एवरेज यंग एज के लोग अगर किसी देश में पाए जाते हैं तो हिंदुस्तान। लेकिन इसी हिंदुस्तान में
सबसे ज्यादा युवा सुसाइड करता है। आप बोलोगे ये कहानी नहीं, मैं वो यूट्यूब वाली ट्रेनिंग नहीं देता भाई, कि ये प्रॉब्लम्स है जो आने वाले टाइम में बढ़ती चली जाएंगी। शायद हो सकता है आप में से कोई आदमी इस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाए अगर वो आज पॉजिटिव चीजों को दूसरे रास्ते के बारे में सोचना नहीं शुरू करेगा। तो क्यों सुसाइड बढ़ रहा है? क्योंकि जब आदमी, कई लोग बोल रहे हैं यार मैं क्राइम नहीं करूंगा, मैं भाई गलत काम नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन गलत काम, लेकिन पेट की भूख ना उसे जीने देती ना उसे मरने देती। माँ बीमार है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, बहन की शादी नहीं हो पा रही है, कर्ज मांगने वाले घर में रोज आ रहे हैं, भाई तुझे पैसा कब देगा, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको बुरा बुला कह रहे हैं, जहां देख रहे हैं वहां पकड़ ले रहे हैं। तो ऐसे में उसकी इच्छा होती है, सोचो ना एक आदमी आपकी यंग एज में कौन सुसाइड करना चाहेगा? सबसे ज्यादा आदमी एनर्जेटिक होता है, सपने होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है कि यार मैं जब बड़ा होऊंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा तो कल मैं अपनी माँ के लिए कार लूंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा, मेरा ऐसा लाइफ स्टाइल होगा। उस एज में आदमी सुसाइड कर रहा हुआ है क्योंकि उसके पास करियर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इनकम नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक ही माइंड सेटअप में था कि मुझे एक दिन जॉब मिलेगी, जब नौकरी मिलेगी तो जीवन बेटर होगा। लेकिन वो जब भ्रम उसका टूट जाता है तब वो रियलाइज नहीं कर पाता कि नेक्स्ट व्हाट, अब मैं क्या करूं। तो जब आपके पास प्लान बी नहीं होता तब आप जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है किसी ने आपके गले में फांसी का फंदा डाल रखा है, वो खींच रहा है, टाइट हो रहा है, आपका दम घुटने लगता है और आप ऐसे में सुसाइड जैसे डिसीजन लेते हो। और तीसरा क्या हो रहा है? अंडररेटेड जॉब, यानी कि ऐसी नौकरियां लोग कर रहे हैं। मैं होटलों में जाता हूं तो कई बार जो बच्चा मुझे चाय पिलाने आता है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, मेरे लिए चाय लेकर आता। हमको बुरा लगता है क्योंकि मुझे उसके रहन सहन बोलचाल से लगता है गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर। जब मैं छोटे होटलों में देखता हूँ, क्योंकि बड़े होटल में 5 स्टार में सब ट्रेनीज आते हैं, ट्रेंड लोग आते हैं, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आते हैं, उनका एक पैकेज भी अच्छा है। लेकिन आप छोटे होटल में जाओ, वो 9 से 9 की ड्यूटी कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, 5,000 रुपये पर है। उस 5,000 में शायद जब तक वो अकेला है तब तक वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मैरिड होगा क्या वो सरवाइव कर पाएगा? जैसे उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा क्या उसको वो पढ़ा पाएगा? तो विद द टाइम उसको घुटन होने लगती है। और जब वो शादी के लिए जाएगा तो सामने वाला पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या करता है? हमारा बेटा तो वेटर है, हमारा बेटा तो भाई वो पान की दुकान चलाता है, मेरा बेटा तो ड्राइवर है। तो जब ऐसे जॉब, यानी कि और ऐसा काम कौन कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं। आप कई न्यूज़पेपर में देखते हो कई लोग चाय बेच रहे पढ़ लिख के, यस या नो? तो हम जब बोल रहे हैं कि भाई क्यों चाय बेच रहा है, जब स्मार्ट वैली जैसा प्लेटफॉर्म है, इसने 20 साल में ऐसे ऐसे लोगों को इनकम दी है जिनको पर्सनली मैं जानता हूँ। कई लोगों को बोलना ही नहीं आता था, मतलब ठीक से बोल नहीं सकते, लेकिन आज वो कार अचीवर हैं, अपना घर है। कई लोग ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड ऐसा लगता था यार इस बैकग्राउंड से आके क्या ये सक्सेसफुल होगा, बट इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने एक ही चीज़ देखी कि सर अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास इतनी ना तो क्वालिटी है, ना मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं, तो मैं इस ऑप्शन को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई लोगों का यहाँ पे माइंड सेटअप है मैं जॉब करूँगा, आई एग्री, मैं खुद जॉब करता हूँ, आपको डिनाई नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ प्लान बी, यानी कि स्मार्ट वैल्यू साथ में रखने में दिक्कत क्या है? फुल टाइम नहीं दे रहे हो, पार्ट टाइम काम करने में क्या दिक्कत है? भाई आपके पास 168 आवर्स हैं, सप्ताह में इतने घंटे हैं, इसमें से कुछ टाइम स्मार्ट वैल्यू को देके चलो, रिन्यूअल करते चलो। अगर आपको आने वाले 4 साल बाद रियलाइज हो कि मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा, 7-8 हज़ार के लिए अगर आप कहीं हाथ पैर फैला रहे हो तो 7-8 हज़ार तो स्मार्ट वैल्यू में ऐसे ही इनकम हो जाती है, यस या नो? आप अपने साथ में अगर ये ऑप्शन रख के चलेंगे, यही रियलाइजेशन आपको आने वाले भाई बहनों को भी देना है कि भाई आपको हम फुल टाइम अगर नहीं है तो पार्ट टाइम के साथ स्टार्ट करो। लेट बी द पार्ट टाइमर विद स्मार्ट वैल्यू। कुछ नया सीखो, कुछ बेटर सीखो, ताकि जब आप संकट में हो तो आप इन 3 ऑप्शन में ना जाकर स्मार्ट वैल्यू वाले बेटर ऑप्शन की तरफ बढ़ सको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ फंसने से अच्छा है कि स्मार्ट वैल्यू में फंसे, यस या नो? अगर आप क्राइम की दुनिया में एक बार एंट्री कर गए, निकलना आसान है मुश्किल? एक बार आप मर गए फिर जिंदा कौन करेगा? तो करेगा? अच्छा भाई मर गया, आप नौकरी लगा दो इसको, बुला लो भाई ऊपर से बुलाओ,
कोई आज तक आपने देखा ऊपर से नीचे आया हो? या जब मैं ऊपर गया था भाई बढ़िया सा तब ठीक ठाक था, देख कर आ गया, अरेंजमेंट अच्छा है, लेकिन अभी उन्होंने बोला तो मेरा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा काम करके आओ। कोई आदमी मिला? यानी कि यहाँ से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप एक बार लो प्रोफाइल जॉब में चले जाओगे तो आपको खुद फील होगा कि यार मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई की, माँ बाप के इतने सपने थे, लेकिन वो एक ही बार में सब मैंने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को चेंज करने से मना कर दिया। और स्मार्ट वैल्यू में क्या है? आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपको तालियां मिल रही है, लोग सर बोल रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको कंपनी मान सम्मान दे रही है, 5 स्टार होटल में रहने का मौका दे रही है, और उसके बदले में आपको क्या इन्वेस्ट करना है? आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग? टाइम। अब कई लोगों को क्या दिक्कत है? आपने ब्रूस ली में नाम सुना है? कौन थे? कौन है ब्रूस ली? हैं? मार्शल आर्ट थे। ब्रूस ली एक चाइनीज सिटीजन, और वो एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। मतलब वो एक तरह का मार्शल आर्ट नहीं जानते थे, बहुत तरह का जानते थे। और उन्होंने हॉलीवुड में भी कई मूवी की, ही वाज अ हॉलीवुड स्टार आल्सो। और बहुत कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, मर गए वो। लेकिन उनकी लाइफ में क्या, आप उनके इंटरव्यूज यूट्यूब में देख सकते हैं। मतलब उनके पास जो स्किल थी उससे पहले भी किसी के पास नहीं थी, और अभी तक उस तरह का स्किल, वो मार्शल आर्ट का स्किल आज तक किसी के पास डेवलप ही नहीं हो पाया। मतलब आप सोचो अगर वो यहाँ से इस रेंज से अगर किसी को पंच करते थे, उसकी याली जो हड्डी होती है जिसको हम रिब्स बोलते हैं, वो टूट जाती थी, चरमरा जाती थी। आप इतनी दूर से, अगर साइंस में हमने नियम पढ़ा होगा कि आपको अगर ज्यादा ताकत से मारना है तो हाथ को पीछे हम करते हैं ना ऐसे, ले भाई इसको दे, कोई ऐसे मारता है ऐसे, आप ऐसे मारोगे कितनी पावर जनरेट करोगे। लेकिन उनके अंदर वो स्किल थी कि वो इस रेंज से भी आदमी की हड्डियों को तोड़ सकते थे, यानी कि वो स्किल उनके पास थी। तो वो मूवी में भी उसी को रिफ्लेक्ट करते थे। तो उनका एक थॉट प्रोसेस था कि लोगों ने पूछा आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? तो उन्होंने बोला सक्सेस का बहुत ही आसान मंत्र है जो लोगों को समझ में नहीं आता पूरी लाइफ। उन्होंने बोला हर आदमी के पास, चाहे वो सक्सेसफुल हो या फेलियर, दोनों के पास एक चीज सेम है, टाइम। 24 आवर इन अ डे। अच्छा, अंबानी जी के पास कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24। मोदी जी के पास 24। वॉरेन बफे के पास 24। रिक्शे वाले के पास 24। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र, एक जो टॉप करता है और एक जो पीछे से टॉप करता है, हमारी तरह, दोनों के पास कितना समय होता है? 24 आवर। अंतर होता है किसी के पास? लेकिन यही 24 आवर में एक आदमी अपनी लाइफ को चेंज कर देता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और एक आदमी निगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? उन्होंने बोला सिंपल मंत्र है, अगर आपको लाइफ को चेंज करना है, धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता। एक दिन में ना आदमी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनता है, ना एक दिन में आदमी करोड़पति बन जाता है। उसके लिए भी क्यों लोग बोलते सर एक रास्ता है, कौन बनेगा करोड़पति? 1 घंटे में करोड़पति बनो। लेकिन भाई जो सवालों के वो जवाब दे रहा है, उसके लिए जो उसने तैयारी की है, वो 1 घंटे में नहीं हुई है, सालों में उसने उस नॉलेज को एक्वायर किया, इकट्ठा किया है, फिर जाकर उस प्लेटफॉर्म पर अपनी ताकत को, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट किया है। यस या नो? तो अब आपको क्या है, उन्होंने बोला कि आपको सिंपल एक चीज देखनी है कि आप 3 घंटे रोज यूट्यूब को देते हो, यानी कि निगेटिव टाइम, पॉजिटिव टाइम। यानी कि आप 24 घंटे में से पॉजिटिव टाइम कहाँ दे रहे हो, निगेटिव टाइम कहाँ दे रहे हो। यानी कि आपका समय नष्ट कहाँ हो रहा है और समय निवेश कहाँ हो रहा है। पैसा या तो खर्च होता है या इन्वेस्ट होता है। आपने जाकर 1 लाख रुपए का सोना खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट, और आपने 1 लाख रुपए का जाकर क्या किया, पार्टी दे दी दोस्तों को। 1 लाख रुपए आए, आज तो धमाकेदार पार्टी होगी, मुर्गा फटेगा, दारू बटेगी, रात को आ जाना, दिल खोल के खाना पीना और नाचना, 1 लाख रुपए साफ, ऐसा ही होगा ना? तो अब आपने 3 घंटे किसको दिए भाई जी? यूट्यूब को, क्योंकि आप सबसे फेवरेट आपका यही है आजकल। 2 घंटे आप फेसबुक को दे दिए, 3 घंटे आपने अड्डाबाजी में दे दिए। शाम को दोस्तों से नहीं मिलते तो खाना गले से नीचे उतरता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता? 1 घंटे गर्लफ्रेंड को भी देना पड़ता है, वरना किसी और की बन जाएगी। फोन पे तो देना ही पड़ता है, नहीं देना पड़ता? नहीं देना? कई लोग बोलते सर हम नहीं दे पाते।
अब ये तुम्हारी बदनसीबी तुम्हारे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। और इधर आदमी क्या बोल रहा है, 2 घंटे में देता हूं सर पढ़ाई को, 1 घंटा में देता हूं एक्सरसाइज को, यानी कि अपने शरीर को। तो आपको करना क्या है, आपको आज जाकर ये चार्ट खुद से बनाना है अकेले में, क्योंकि आपको आपसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, कमल कुमार सिंह की औकात नहीं आपको बतानी, किसी की औकात नहीं आपको बताने की, ना किसी के अंदर वो कैलिबर, वो क्वालिटी है। यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस, यस या नो? यस सर। तो आप जब ये जोड़ोगे टाइम, अगर आपका ये टाइम ज्यादा है, मान लेते हैं ये 20 घंटे है और ये 4 घंटे है, तो आप अपनी इनकम चेक कर लेना, आप अपने लाइफ को चेक कर लेना। और जैसे जैसे आप इस टाइम को इधर डाइवर्ट करना शुरू करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप अपने लाइफ को स्टडी करना कि आपकी इनकम, आपकी वैल्यू, आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका सोचने का तरीका बदल रहा है। ब्रूस ली ने बोला इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। यानी कि धीरे धीरे 3 घंटा यूट्यूब देखते हो तो एक दिन में घटा नहीं सकते, तो 2 घंटा इधर दे दो, 1 घंटा इधर डाल दो। स्मार्ट वैल्यू को, अब हम लोग हमसे बोलते हैं कि भाई स्मार्ट वैल्यू में क्या करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ अपना टाइम नहीं देना पड़ेगा, मत दे अपना टाइम भाई, अपने पास रख। तू पढ़ाई करता है, जा पढ़ाई कर भाई, तू एक्सरसाइज करता कर, ये अपना निगेटिव टाइम स्मार्ट वैल्यू को दे दो। स्मार्ट वैल्यू वो सिस्टम है दैट यू आर नॉट एबल टू रियलाइज कि अगर आप अपने निगेटिव टाइम भी स्मार्ट वैल्यू को दे दोगे ना, इसको भी वो 1.5 लाख हफ्ते में बदल सकता है। दैट इज द पावर ऑफ स्मार्ट वैल्यू ब्रांड, दैट इज द पावर। हर कामयाब आदमी क्या करता है कि आपके निगेटिव टाइम को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं करता वो। आप किसी भी सक्सेसफुल जगह में जाओ, आप कोचिंग ले रहे हो तो वो टाइम आपका खाली होता है, तभी तो आप कोचिंग का वो टाइम चुनते हो, यस या नो? आप में से कई लोग यहाँ पर शायद क्लासेस ले रहे होंगे कंप्यूटर की, तो आप अपने खाली समय में लेते हो या स्कूल का टाइम यहाँ पर देते हो? और जब वो टाइम हम यहाँ पर नहीं दे रहे थे, शायद वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे जो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। शायद उस 1 घंटे आप मूवी देख लेते होगे, लेकिन अब क्या है, आपको मालूम है मुझे यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं, तो आप 1 घंटा पहले निकल जाते हो, 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो, 1-2 घंटा यहाँ देते हो, फिर निकलते हो। तो वही टाइम जो आप पहले निगेटिव में दे रहे थे, अब वही टाइम आप कहाँ दे रहे हो? यही लाइफ का मंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, इससे सरल कोई चार्ट नहीं है, इससे सरल मैकेनिज्म ही नहीं है कि भाई मैं टाइम कहाँ दे रहा हूँ। एक बार देख कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या पीछे बढ़ रहे हो। इससे सरल चार्ट मुझे नहीं लगा कि मैं किसी यंग या किसी सक्सेस के मंत्रा में बता सकूं। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। बना पाएंगे ये? यस सर। ये मैं बना के नहीं दूंगा, ये आपको खुद बनाना है, अकेले में बैठ के, शांति में। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि दुनिया का अगर सबसे शक्तिशाली से आदमी से मिलना है तो अपने से बातचीत करना शुरू करो, क्योंकि आप दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद को झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया को उल्लू बना सकते हो, आप बोल सकते हो सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, फिर भी पीछे से फर्स्ट आता हूँ। आप ये खुद को बोल के दिखाओ कि भाई तू बहुत पढ़ाई करता है, अंदर से आवाज आएगी बेटा हम ही रह गए उल्लू बनाने। अंदर से आवाज आएगी, पक्का आएगी, यार पेट गड़बड़ हो गया, दर्द हो गई, हाँ बेटा मुर्गे तूने दबाए थे, औकात तो आधे की थी, 2 मुर्गे दबा दिए, फ्री में मिल रहे थे ना। अब पेट भी किसका दर्द होगा, खाया तूने तो दर्द किसका होगा, तेरा ही होगा, यस या नो? तो ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो अब मैं बात कर रहा था करियर की। तो करियर कैसा होना चाहिए कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि यार मैं 5 साल बाद कहां पहुंच सकता हूं, 10 साल बाद अगर मैं इसी काम को करूं तो मैं कहां पहुंचूंगा। आज शायद जब मैंने काम शुरू किया था एपीएल के अंदर, मेरी सैलरी थी 8,000 2006 में, और आज मैं लाखों में कमा रहा हूं। समझ में आ रहा है? जिस घर में रहता हूँ वो भी कंपनी का है, जिस कार में चढ़ता हूँ वो भी कंपनी के, जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ मेरे नहीं है, मतलब 1 रुपये नहीं लगा इसके अंदर, सिम कार्ड भी कंपनी का है, यानी ये शरीर छोड़कर सब कुछ कंपनी का है। लेकिन जब मैं देखता हूँ 16 साल पहले ऐसा नहीं था, 16 साल पहले 8,500, और आज ये सारी फैसिलिटी क्यों हुई? क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर इस करियर में आगे बढ़ना है तो मुझे चेंजेस करने होंगे। क्योंकि कमल कुमार सिंह 16 साल पहले भी 2 मास्टर डिग्री का ओनर था,
आज भी 2 मास्टर डिग्री का। तो चेंज क्या किया मैंने, मुझे ट्रेनिंग देना नहीं आता था। कोई बोलता था भाई आकर बात कर लो, मैं बोलता भाई ये मेरा काम नहीं है, तू कर ले, मेरा काम सेंटर विजिट करने का है, मैं वो कर सकता हूँ। कोई बच्चे हैं उनको कंप्यूटर पढ़ा सकता हूँ, ये इतने लोगों को कौन बोलेगा भाई, अपने पास दम नहीं स्टेज पे खड़े होकर बात करने की। लेकिन जब मैंने अपने आप को चेंज किया, पहले हम क्या पहनते थे, जीन्स, कान में था कुंडल, मेरे इस कान में कुंडल था, अभी भी छेद है। मैं नौकरी मांगने जाता था, लोग बोलते नो, बोलते यार क्वालिटी पूरी है, नो क्या बोलते, लोग बोलते भाई इसको उतार। मैं बोलता भाई स्टाइल में थोड़ी ना पहना, ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार जब होता है तो कान छेदन होता है तो कुंडल पहनाए जाते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं स्टाइल मार रहे, बोले इसके तो स्टाइल ही पूरा नहीं हो रहा है, नौकरी क्या करेगा। लोग बोले भाई ये सोने होने और स्टाइल के चक्कर से बाहर निकल, इसको बदल। मेरी जो जीन्स, आज लोग फटी जीन्स पहनते हैं, हमने वो 2002 में पहन के फेंक दी। हमारे घर में फटी जीन्स नहीं है, क्यों, आज फटी जीन्स चलती है ना, खरीदते जाती फटी, हमारी तो खुद फट जाती थी, हम उसी को पहन के निकल लेते। स्टाइल, हीरो लोग भी तब भी वो स्टाइल था, लेकिन जब उसको पहन के नौकरी मांगने जाएंगे तो कौन देगा, वो देगा, समझेगा कोई भिखारी आ गया नौकरी मांगने कटोरा लेके। तो जब ड्रेस को बदला तो लोगों का देखने का नजरिया बदल गया। तो करियर क्या है कि जहां पर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को देख सको। आज कई लोगों को लग रहा है आज मेरे पास क्या है सर, तो आज तो आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप लर्नर जोन में हो, आप अभी सीख रहे हो भाई। यानी कि एक आदमी अगर एमबीबीएस डॉक्टर ही बनता है तो उसके पीछे कितने साल की पढ़ाई, कितना टाइम इन्वेस्टमेंट। एक आदमी इंजीनियर बनना है, एक आदमी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी बहुत बढ़िया हेयर स्टाइलिस्ट है, सिंगर है, तो उसके पीछे लर्निंग में जो टाइम उसने इन्वेस्ट किया है वही उसको लॉन्ग टर्म विजन तक पहुंचा रहा है। तो ये वो सिस्टम है। आज शायद यहाँ पर आपके 1500 इनकम भी नहीं हो रही है, लेकिन 5 साल अगर आप अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, सिस्टम की वैल्यू के साथ कनेक्ट होकर काम करते हैं, तो आपको क्या होगा, लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज 5 है तो कल 50 भी आएंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। और आपको क्या देखना होगा, विजन। वो बोलते हैं ना, आंखें सबके पास है, एवरी पर्सन हैज अ आई साइट, बट एवरी पर्सन इज नॉट हैविंग अ विजन टू सी व्हाट इज देयर। यानी कि आंखों से जो देखा जाता है वो हर कोई देख सकता है, लेकिन लीडर एक विजन देखता है कि यार 5 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 10 साल बाद मेरा घर कैसा होगा। वो ड्रीम नहीं है, एक विजन है, यानी कि उसको वो देख पा रहा है। तो करियर किससे जुड़ा हुआ है, जहां पर आप लॉन्ग टर्म अपनी अचीवमेंट को देख सको। क्योंकि आज आपको क्या लगता है, यार आज मैं नौकरी करने जाऊंगा तो 8,000 की नौकरी मुझे मिल जाएगी, आई एग्री, मिल जाएगी, छोटा मोटा काम करने से मिल जाएगी। लेकिन अगले 5 साल में क्या इस 8,000 को मैं 50,000 में बदल पाऊंगा उसी नौकरी से, ये आप कभी भी नहीं देखते, ये आप कभी भी नहीं देखते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको चीट नहीं कर रहा, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं। मैंने फिर बोला, सिखा नहीं रहा, कि आप ये देखते हो कि आज मैं स्मार्ट वैल्यू करूंगा तो शायद मेरी 0 इनकम हो मंथली, क्यों मैं टाइम दूं, राइट। लेकिन आज मैं अगर कोई नौकरी चुनूंगा तो मुझे 8,000 रुपये मिल जाए। लेकिन 5 साल बाद क्या ये 8,000 20,000 में भी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, ये भी आपके पास कोई गारंटी नहीं है, ना आप उसको देख पा रहे। आप कई लोगों के माता पिता या पिताजी लोग को मैं देखता हूँ, वो एक दुकान में काम करना शुरू करते हैं, वहीं से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट में एक छाता मिल जाता है, कंबल मिल जाता है, और एक बढ़िया सा मिठाई का डब्बा मिल जाता है, और जिंदगी भर की कमाई यही होती है। और अगर उनकी इनकम देखोगे तो 20 साल के अंदर भी उनकी इनकम में 1 रुपये का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। मिलता है क्या? तो अगर आप वही चाहते हो तो यू आर ओपन टू दैट सिस्टम। हम उसमें क्यों आपको समझाने जाए, क्योंकि चैलेंज क्या है कि आप करियर में कंफर्ट ढूंढ रहे हो। करियर में आराम ढूंढने वाला आदमी का करियर नहीं बनता। बोलते हैं ना कि आराम के साथ काम, दुनिया में अगर ऐसा काम है तो मुझे भी बताना, मैं भी आपके साथ जुड़ जाऊंगा। आराम के साथ काम, यानी सर ऐसा कोई काम बता दो जिसमें 40-50 हज़ार रुपये आए, आराम के साथ करना पड़े, कोई टंटा ना हो, टेंशन ना हो, कोई आदमी हमको गाली गलौज ना करे, आराम से सवेरे जाऊं, शाम को आऊं, बीवी का बनाया हुआ टिफिन खाऊं, शाम को बच्चे को पढ़ाऊं, चाय पीऊं और सो जाऊं। कैसी जिंदगी हो सर? अगर आप ऐसी कल्पना करके चल रहे हो तो मेरे भाई ये दुनिया छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दुनिया छोड़ दो। देख लिया हमने,
आराम से कोई काम नहीं होता, होगा ही नहीं। चेक करवा लो आप चेक करके देख सकते हो। आराम के साथ कोई भी अगर काम करने जाएगा ना, और कोई भी कामयाब आदमी से अगर आप पूछोगे कि आपको दुनिया में क्या चीज ऐसी लगती है जो आपके पास नहीं है, वो बोलेगा टाइम। हर सक्सेसफुल आदमी के पास एक चीज नहीं है, टाइम। उसके लिए 24 घंटे भी कम है। जब घड़ी की सुई हिलती है तो बिल गेट्स के खाते में करोड़ों जमा हो जाते हैं, यानी कि उसके खातों में करोड़ों रुपए जमा हो जाते हैं। इलॉन मस्क का भी वही हाल है, वॉरेन बफे का भी हाल है। मोदी जी से बोलेंगे 5 साल, वो बोलेंगे यार 5 साल में ऐसा करो, 24 घंटे हैं, इसको 48 कर दो, 5 साल के 10 साल हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा काम कर लेंगे। लेकिन गरीब आदमी के पास सबसे ज़्यादा क्या है? टाइम। और उसी टाइम को अगर स्मार्ट वैल्यू आपसे डिमांड कर रहा है तो उसमें निगेटिव क्या है? मेरा बात क्लियर हो पा रहा है? तो करियर मतलब जहां पर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव हो पाए। आज 5,000 है या 500 है, लेकिन 5 साल बाद कार हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। यार 6 साल बाद मैं घर बना सकता हूँ, 10 साल बाद मेरे पास इतनी इनकम होगी जितना मैं नौकरी करके रिटायरमेंट तक नहीं कर पाता। अगर ये विजन क्लियर है तब स्मार्ट वैल्यू से आपको बेनिफिट मिलना, जब वो वैल्यूबल चीजें मिलना शुरू हुई। कई लोग ऐसे भी स्मार्ट वैल्यू में जो बोले 10 साल हो गए सर कुछ हुआ नहीं, तो इस धरती में आए हुए लोगों को 60 साल हो गया, उनका भी कुछ हुआ नहीं। भाई इस धरती में 60 साल का भी आदमी है जिसने जिंदगी में एक ही चीज अचीव की है, साइकिल और दहेज की बाइक। ऐसे लोग नहीं है? है, हमारे घरों में ही है। हमारे घरों में ही है जिसके बाद अचीवमेंट क्या है? साइकिल। हमारे बाप ने क्या खरीद के दी हमको? साइकिल। वो अचीवमेंट है उनका। 60 साल हो गए आए हुए उनको, तो उन्होंने कौन सा बड़ा तीर मार दिया? तो धरती में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आकर कुछ करना पड़ेगा ना। तो स्मार्ट वैल्यू में आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 10 साल हो गए, तो क्या आप प्रूफ करना चाहते हो कि सिस्टम रिजल्ट नहीं दे रहा? भाई यहाँ 5 साल में भी लोगों ने करोड़ों की इनकम जनरेट की है। दिस इज द सेम सिस्टम। भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो धीरू भाई अंबानी इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया? भाई दुनिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई इलॉन मस्क बिना साइंस बैकग्राउंड के, बिना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आज नासा को माल कैसे भेज रहा है, जहां पे दुनिया के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है। यानी इलॉन मस्क ने गूगल और किताब पढ़ के ऐसा रॉकेट बना दिया जो नासा के साइंटिस्ट और हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये हो सकता है, करना पड़ेगा, मुझे ये करना ही है। वो कंफर्ट में काम नहीं करते। वो बोलते हैं जब तक रहोगे कंफर्टेबल तब तक जिंदगी में कुछ हासिल होने वाला। तो कई लोग स्मार्ट वैल्यू इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कंफर्टेबल बिजनेस चाहिए। तो कंफर्टेबल बिजनेस में भाई इनकम नहीं होती। कंफर्टेबल बिजनेस है, बाहर जाके आप पान की दुकान खोल लीजिए, कंफर्टेबल बिजनेस है। बाहर जाके चाय की दुकान खोल लीजिए, कंफर्टेबल बिजनेस है। बैठे रहिए, आएगा आदमी तो ठीक, नहीं आया तो भी, तो आपके लिए बहुत से ऑप्शन है कंफर्टेबल। फिर आप सक्सेस के बारे में मत सोचिए। और तीसरा चीज करियर में, टाइम ऑफ ड्रीम फुलफिलमेंट। आपके जो सपने हैं उनका एक करेक्ट टाइम, वो बोलते हैं ना, हर चीज का एक समय होता है। हर चीज का एक समय होता है। यस या नो? कितने लोगों के घर में ये कल्चर है रात को 12 बजे नहाने का? कोई ऐसा घर है हमारे वहां पर जहां पर रात को 12 बजे लोग नहाते हैं, दिन भर नहीं नहाते? कोई है? तो पापा बोलते हैं बेटा रात के 12 बजे नहाना चाहिए। हमारे वहाँ कल्चर क्या है नहाने का? कितने, कौन सा टाइम अप्रोप्रिएट है? सुबह का? यस या नो? तो यानी कि हर चीज का एक समय निर्धारित है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक है। अब आप सोचो 70 साल की उम्र में आपने कार अचीव कर ली अपने पैसे से, चलाएगा कौन? आपको बीपी भी भरपूर है, आपको शुगर भी भरपूर है, आपको टेंशन भी हो जाता है, ट्रैफिक में फंस गए, पता चला स्टीयरिंग से ही आप ऊपर चले गए। अब आपको कंपनी ने भेज दिया 70 साल की उम्र में गोवा, भाई लट्ठी लेके गोवा। बेटा रुको, समुंदर की लहरें आ रही, बेटा ठंडी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा। समुंदर के पास कहाँ ले आए, यहाँ तो बड़ी ठंडी हो रही है, क्या गोवा को एंजॉय कर पाओगे? कंपनी बोली फॉरेन टूर। आपका दिल धक धक कर रहा, हवाई जहाज में बैठे। बोला बेटा अगर एक्सीडेंट हो गया हवाई जहाज का तो ऊपर रोड तो ठीक है ना, क्या आप एंजॉय कर पाओगे? लेकिन जब आप इस एज में किसी चीज को एंजॉय करते हो उसका मजा अलग है। भाई 18 साल में एक बच्चा जब गोवा जाता है तो वो गोवा भी सोचता है भाई ये आदमी छोड़ेगा नहीं।
ना दिन में सोता है ना रात में सोता है। बोला सर 3 दिन के लिए तो आए हैं, कौन सा जिंदगी भर यहीं पड़े हुए हैं, मजे ले दो। दिन में भी मजे ले रहा है, रात में भी मजे ले रहा है, यानी कि वो पूरा फुलफिलमेंट के साथ उसको एंजॉय कर रहा है। यस या नो? यस सर। तो आपके पास अगर राइट टाइम पे पैसा होगा, आप अली बाबा का नाम सुना? यस सर। कौन है अली बाबा? एक कंपनी है जिसका ओनर है जैकमा। 45 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो गया, उसने अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले लिया, काम धाम छोड़ दिया। इतना पैसा है कि अगली 7 पुश्ते क्या 20 पुश्ते भी मर जाएंगी, वो पैसा खत्म होने वाला। एट द एज ऑफ 45 इंडिया में कौन रिटायरमेंट लेता है? यहाँ तो पिताजी खुश हो जाते हैं अगर कल को सरकार बोले 60 नहीं 62 हो गई रिटायरमेंट की एज, पिताजी हमारे खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल और इनकम मिलेगी। लेकिन जैकमा तो 45 साल की एज में रिटायरमेंट हो गया, तो बोले भाई 10-15 साल और, यानी कि 60 तक ऐसा होगा कि थोड़ी हेल्थ ठीक रहेगी, अगर मेंटेन करूंगा तो अगले 15 साल मैं इस पैसे को एंजॉय करूंगा। मैं पैसे को अगर मजा ही नहीं ले पाया, जिंदगी भर बेटे के लिए करना है, बेटी के लिए करना है, क्योंकि लिमिटेड इनकम है, तो लिमिटेड इनकम में आप जिंदगी भर यही सोचते हो कि मैं कितना पैसा जोड़ के चला जाऊं, आप लाइफ को एंजॉय, तो क्या आपको वो लाइफ लीड करनी है? तो यू हैव टू थिंक कि किस टाइम पर। यहाँ पर आप सोचो 3 साल में आदमी कार ले लेता है, और कई लोग जॉब करते हुए आ रहे हैं लेकिन उनके पास कार ही नहीं। कई लोग फंड के पैसे से घर बना रहे हैं, पापा को पीएफ का पैसा मिला तब घर बन रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 साल पूरा हुआ आदमी अपना घर बना ले रहा है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा करियर में कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो किस टाइम पर चाहते हो। तो जब आप 3 चीज़ों को क्लब करेंगे, साथ में लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा व्हाट स्मार्ट वैल्यू इज हैविंग एंड अदर्स आर नॉट हैविंग, यानी कि क्या स्मार्ट वैल्यू में है और बाकी जगह नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? yes, समझ में आ रहा है? yes, अब कई लोग बोल रहे हैं सर स्मार्ट वैल्यू को ही क्यों चूज करना है, ऐसा क्या है? तो 4-5 पॉइंट जो मेरे समझ में आते हैं कि आपको कंपनियां बहुत मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बात करेंगे अलग अलग, लेकिन हमेशा एक कंपनी की पहचान होती है उसने कितना वक्त गुजार दिया। तो आज सोचो ये टाइम टेस्टेड ब्रांड है, टाइम टेस्टेड यानी कि आज 20 साल की एक जर्नी हमने तय कर ली है, यानी कि 20 साल का सफ़र, यानी कि एक सेंटर से शुरुआत करके आज 1500 लर्निंग सेंटर हमने बना दिए। एक प्रोडक्ट से शुरू करके 150 प्रोडक्ट, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। विश्व का कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर हम लोग को जाना चाहिए था गए नहीं है। यूरोप बोलो, एशिया बोलो, सब जगह पे फॉरेन ट्रिप हो चुका है, कंटिन्यूसली चल रहा है। यानी कि उन कौन से लोग वहाँ पर गए, फॉरेन ट्रिप में कौन जाता है? बोल पाएंगे आप? फॉरेन ट्रिप में कौन जाता है? स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट, यस या नो? किसी ने 10 साल पहले ज्वाइन किया तो वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है। अभी कंपनी ने SPL 11 क्लोज आज कल होना था लेकिन अब मंडे को है, तो वो SPL 11 में 5 स्टार में कौन जाएगा? स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट। तो आप सोचो उसमें कई लोग ऐसे हो सकता है, आपके बीच में भी कई क्वालिफायर्स हो जो कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि 5 स्टार होटल में मैं इस एज में जाऊंगा और अपने एफर्ट से जाऊंगा। पिताजी के पैसे से जाना एक अलग बात है, और अपने खुद के एफर्ट से जाना इस एज में ये बताता है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को इनकम के लिए डेवलप कर रहे हो। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज 20 ईयर ओल्ड कंपनी जो टाइम टेस्ट कर चुकी है। 2 कोरोना निकाल गए, इस कोरोना में बड़ी बड़ी कंपनियां गिर गई, खत्म हो गई, बंद हो गई, लेकिन आपकी कंपनी फिर भी खड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है एजुकेशन प्रोडक्ट, यानी कि एजुकेशन जो हम लोग सेल और रिकमेंड करते हैं सिस्टम में, पूरे ग्लोब के अंदर सक्सेसफुली इस काम को अगर कोई कर रहा है तो वो सिर्फ हमारा ब्रांड कर रहा है। कई लोग बोलते हैं APLL नंबर 1 है, तो आपको बता दूं APLL नंबर 1 नहीं है, ये आपका गलत मैसेज है। APLL ओनली 1 है इस पूरे ब्रह्मांड में। एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग रिकमेंड करने वाला कोई नहीं है कि आपको लर्न और अर्न का जो कॉन्सेप्ट है, लर्न एंड अर्न, वो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू दे पाएगा। बाकी कंपनियां सोच रही है होता कैसे। तो यू आर एजुकेटिंग पीपल एंड यू आर एम्पावरिंग टू जनरेट इनकम, यानी कि मैं लोगों को शिक्षित भी कर रहा हूँ, उनको डेवलप भी कर रहा हूँ ताकि वो कम एज में पैसे की कीमत को समझ सके। यूरोपियन कंट्रीज यानी कि यूरोप
विश्व का ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जहां पर सक्सेस रेट आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे 12 साल का बच्चा भी इनकम करता है, 13 साल का बच्चा भी अपने कॉलेज की फीस खुद काम करके निकाल लेता है। बिल गेट्स के बच्चे उनके पिताजी के पैसे से पढ़ाई नहीं करते, खुद का भी इनकम जनरेट करके अपने आप को अपनी पॉकेट मनी अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तो मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ भैया, अभी हमारी कमाने की उम्र नहीं हुई है। तो 16 साल में अगर तुम 1 करोड़ रुपए कमा लोगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी, बोले इधर ला। इस उम्र में कोई कमाता है क्या? नाराज हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी। 16 साल की उम्र में तो सचिन ने इंडिया के लिए खेलना शुरू कर दिया था। आज आप टीवी में देखते हो बाल कलाकार जो बच्चे एक्टिंग करते हैं, तो वो फ्री में एक्टिंग करते हैं, कोई इनकम नहीं कर रहे। तो आपके माइंड सेटअप में प्रॉब्लम है। सारी चीजें सामने है, बट आप उसको देखने से इनकार कर रहे हो और आप बात करते हो बिलीव। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पड़ोस में एक बच्चा 8 साल का इनकम कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आज यूट्यूब में कई बच्चे हैं, वो क्या पीयू आयु एक नाम के बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे उन्हीं को देखते रहते हैं। मैं देखता हूँ यार ये दो बच्चे भाई बहन मिलके, उनके करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, यानी कि उनकी मंथली इनकम ही 2-3 लाख से ऊपर है यूट्यूब से इस एज में। तो जब तक वो 12वीं पास करेंगे तब तक करोड़ों का बैंक डिपॉजिट उनका बन चुका होगा। तो जब वो कर सकते हो तो आप क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है कि यू डोंट वांट टू गो इनटू अनकंफर्ट जोन। आप आराम में रहना में एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है यार स्कूल की लाइफ है, अभी तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, अभी तो थोड़ा खेलना है, थोड़ा अड्डेबाजी करनी है, 2-4 फिल्में निपटानी है, अभी IPL चलेगा तो देखना है, मुंबई इंडियन को जिताना है, विराट कोहली खेलेगा तो उसके लिए तालियां बजानी है। भाई तुम्हारे लिए लोग कब ताली बजाएंगे? इसके बारे में भी तो सोचना शुरू करो। यस या नो? कब करेंगे? चेंज, स्टार्ट चेंजिंग। थोड़ा थोड़ा करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में सब हो जाएगा, धीरे 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 करोगे तो बहुत कुछ थोड़े दिनों बाद चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन हमारा USP है, जो किसी और ब्रांड के पास मिलेगा ही नहीं, कि लोगों को एजुकेट करो और लोगों को एम्पावर करके उनको इनकम तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म आप दो। क्लियर हो पा रहा है? अगर आप बात करेंगे ह्यूज सक्सेस रेट, यानी कि 20 साल में ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने इनकम किया, हजारों लाखों लोगों ने यहां से फॉरेन ट्रिप अचीव किया। हम ही हिंदुस्तान की पहली कंपनी थे जो 1500 लोगों को लेकर थाईलैंड गए थे 2015 में, यानी कि फॉरेन में एक टाइम पे 1500 लोगों को लगभग ले जाने वाली कंपनी हम ही गई। मैं बोला 1 टाइम में मैं खुद 15 दिन थाईलैंड पढ़ा रहा। मैंने कहा भैया 1500 कम हो गए, 2-3 हज़ार होते तो 1 महीना रहने को मिलता। गोवा गए, गोवा में भी 500 से 600 लोग कंपनी लेके गई, मैं भी 10 दिन वहाँ पढ़ा रहा। मैंने कहा बढ़िया यार, ये कंपनी है बढ़िया, ये लोग भी मजे ले रहे हैं, ये ऑफर क्वालिफाई कर रहे हैं, हम इन लोग को घुमाने के बहाने चले जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मैंने एक चीज़ जो पॉजिटिव देखी, मुझे जलन एक चीज़ को लेकर थी कि मैंने 2-2 डिग्री लेने के बाद अपने लाइफ में आफ्टर 38 वो सब कुछ देखा। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ 18 साल का लड़का, 17 साल की लड़की, 16 साल का लड़का उस ऑफर को, फॉरेन ट्रिप को अचीव कर रहा है, उस नेशनल ट्रिप को अचीवमेंट कर रहा है। तो वहीं से मुझे समझ में आया कि भाई इस सिस्टम को अगर आप ईमानदारी से, क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ, सिस्टम के हिसाब से आप करेंगे, तभी जाकर ये सारा अचीवमेंट हो पा रहा है। तो आप सोचो कि सक्सेस रेट कम नहीं है, लोगों को हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें दी जिसको वो रियलाइज कर पाए, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म में उसको रियलाइज किया। 20 साल से लोग लीडरशिप जिंदा है। आपके सौमित्र कुंडो सर आज भी काम कर रहे हैं इस बिजनेस में। यस या नो? कब ज्वाइन किया उन्होंने? यानी कि मेरी ज्वाइनिंग से पहले भी उनकी ज्वाइनिंग है, तो तब से सिस्टम में है। यानी कि अगर आप उनकी फोटो देखेंगे तो आप जैसे ही दिखते थे, पतले दुबले। पुरानी फोटो, जब ज्वाइन किया था कुछ नहीं था, ग्रेजुएट का एक स्टूडेंट थे। लेकिन आज आप देखो इस एज में करोड़ों का उनके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है। यानी कि जो मेरे पास 44 साल की एज में नहीं, इतनी पढ़ाई करने के बाद, वो उन्होंने 30 से 35 साल की एज में हासिल कर लिया। वाई? बिकॉज उन्होंने राइट सिस्टम को राइट टाइम पर राइट बिलीफ के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। कंफर्ट को नहीं देखा, डिस्कम्फर्ट के अंदर उन्होंने काम किया। क्लियर हो पा रहा है? अगर आप देखो कंपनी का लीडरशिप स्किल, यानी कि दुनिया में जानते हो इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? लीडरशिप।
हर वो देश आगे जा रहा है जहाँ पर राइट लीडरशिप है। हर वो घर आगे जा रहा है जहाँ पर घर का मुखिया ठीक है। जिस घर का बाप खराब है ना, वो घर कभी ठीक नहीं हो सकता। कभी भी चेक कर लेना। मैंने ये नहीं बोला कि पिताजी कामयाब है कि नहीं, थॉट प्रोसेस कैसा है। वो 10 रुपए कमाते हैं, 8 रुपए की दारू पी जाते हैं, वो घर का क्या होने वाला है। लेकिन वो 10 रुपए कमाते हैं और 8 रुपए घर में इन्वेस्ट करते हैं और अपने को प्रायोरिटी नहीं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। वो घर आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। यस या नो? तो यहाँ पर आप कहीं भी किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ, मैंने खुद भी पढ़ा, अलग अलग सेमिनार अटेंड किए, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता लीडरशिप कि यार लीडरशिप इज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अभी हम लोग देख रहे थे पद्मश्री अवार्ड मिल रहे थे, तो कैसे कैसे लोगों को पद्मश्री मिला जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं, चप्पल पहन के नहीं, नंगे पैर आकर वो रिवॉर्ड ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो लीडरशिप का काम है। जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है वो लीडरशिप का काम है। आपकी प्रॉब्लम वही है, पिताजी ने कुछ नहीं किया, आप भी कुछ करने के लिए राजी नहीं। पिता ने अपने आप को लीडरशिप माइंड सेटअप नहीं दिया, आप भी नहीं दे रहे हो। तो ये लीडरशिप किताबों में नहीं सिखाई सकते, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये खुद लर्निंग मॉडल है, आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको लोगों का रिजेक्शन सहन करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सहन करनी पड़ेगी। आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया गया इजराइल के जो कमांडो हैं, इजराइल देश का नाम सुना है? दुनिया के जो बेस्ट और पावरफुल कमांडोज माने जाते हैं वो इंडियन नहीं है, इजरायली। मतलब उनसे पंगा लेने का मतलब है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया पृथ्वी पर। समझ में आ रहा है? लेकिन उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, क्या चीज वो देखते हैं? वो बोलते हैं कि हर उस आदमी को प्रायोरिटी देते हैं जिसने लाइफ में फेलियर देखा हो, या तो वो पर्सनली फेल हुआ हो या प्रोफेशनली फेल हुआ। यानी कि लाइफ में उसने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि उससे नीचे नहीं उसने देखा। यानी कि गरीबी देखी है, भूखमरी देखी है, जिस जगह से वो आया वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था, पिताजी ठीक नहीं थे, उसने लाइफ में भूखमरी तक देखी हुई है, फेलियर्स देखे हैं। उन लोगों को वो वहाँ पर सेलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि जिसने जिंदगी में फेलियर देखे ना, वो फेलियर से डरता नहीं। बहुत से लोग इस सिस्टम में काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको फेल होने का खतरा कि अगर सर नहीं हुआ तो, मैंने उसको प्लान दिखाया, उसने नो कर दिया तो क्या तुम्हारी जायदाद थोड़ी ना लूट लेगा? भाई मैंने यहाँ ट्रेनिंग दी, तुमने बोल दिया फालतू ट्रेनिंग थी, तो मैं क्या कल से ट्रेनिंग देना बंद कर दूं? मैं तो अपना काम करते रहूंगा। तुम्हें नहीं पसंद आई किसी और को आएगी, तू नहीं तो कोई और सही। शो द प्लान, यस या नो? तो आपके साथ क्या है कि आपको लीडरशिप स्किल नेचुरली डेवलप करने का मौका, यानी कि आपको सिखाया भी जा रहा है और मार्केट में उसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है। यानी कि आप लोगों से जब बात कर रहे हो, आज इतने लोगों को यहाँ बुलाया गया, मैंने नहीं बुलाया, सुरेंद्र सर उनके इंटायर लीडरशिप ने इतने लोगों को बुलाया। इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए चुनावी रैली में पैसा लगता है, और यहाँ फोन कॉल पे इतने लोग, अगर कई लोग को बुलाया भी नहीं कि भैया तू आ जाएगा तो बैठेगा कहाँ? इतने लोग आए, वही नहीं बैठ पा रहे, आया ना? आपका रिकॉग्निशन हुआ, 300 का हॉल, 700 आदमी घुस गए। कई लोगों को आपने मना कर दिया, भाई हाथ जोड़ के अगली बार आना, तेरे लिए अलग से रिकॉग्निशन कर दे। तो ये इतने लोग आते कहाँ से? लोग हमसे पूछते सर इतने लोगों को बुलाते कहाँ से हो? इतनी गर्मी में भी ट्रेनिंग लेता है, जाता नहीं है, तो ये परिणाम किसका है? यानी कि एक नेता इलेक्शन में खड़े होकर पैसे देकर लोगों को बुलवाता है। यहाँ पे फोन किया नहीं, आदमी मधुमक्खी की तरह भनभनाते हुए आया तो सर हम भी लेंगे ट्रेनिंग, हम भी लेंगे। कौन आदमी आ रहा पता ही नहीं, फिर भी आदमी ट्रेनिंग में आ रहा है। तो ये क्वालिटी, ये कैलिबर किसने डेवलप किया? इस सिस्टम ने डेवलप किया। दैट इज द पावर ऑफ स्मार्ट वैल्यू बिजनेस। तो आप इस काम को कहीं भी कर सकते हो। अगर कल को आप स्मार्ट वैल्यू में कामयाब नहीं हुए, अपना बिजनेस भी कर रहे हो, तो इस स्किल से आप लोगों को इकट्ठा करके अपने थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकते हो। कल को आप नेता बन सकते हो। क्या दिक्कत है? नहीं बन सकते? बन सकते हैं। कई लोग नेता नहीं बनना चाहते, वो बोलते हैं ना अगर कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि भाई हमारा सीएम ऐसा हो तो तुम जाके बन जाओ सीएम, क्या दिक्कत है? टाइम लगेगा भाई। प्रॉब्लम, मैंने बोला प्रॉब्लम की बात करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, यू हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। यस या नो? आप उसके बात कर रहे हैं रेगुलर कंपनी सपोर्ट सिस्टम, आपको रेगुलर पे आउट। कोरोना में भी बोनस दे रही है कंपनी, पहले साल में 2 बार देती थी, अब साल में 4 बार दे रही है। एसपीएल दे रही है, 5 स्टार होटल में पहुंचा रही है, अब और क्या देगी कंपनी?
कंपनी के पास दिल तो है नहीं, क्योंकि मशीन तो है नहीं, इंसान तो है नहीं निकाल के दिखा दे तुम ही तुम हो और कुछ नहीं। हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते, राम ही राम है बाकी। तो आपको ये जो पैसा फ्लो, यानी कि आप मानोगे नहीं, मोर देन 300 करोड़ रुपीज हैज गिवन एज द कमीशन एंड द बोनस बाय दिस कंपनी। 300 करोड़ से ज्यादा, 300 करोड़ से ज्यादा कमीशन और बोनस हम लोग 20 साल में बांट चुके हैं। अब इसका पॉजिटिव क्या है? ये 300 करोड़ रुपए कहाँ गया? कमल कुमार सिंह को नहीं मिला। जितने हमारे भारत के लोगों ने इस बिजनेस को किया, उनके घरों में ये, किसी ने अपनी टूटी हुई छत बनाई, किसी ने अपनी बहन की शादी कराई, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई कराई। मैं कार की तो बात ही नहीं कर रहा। आप लग्जरी के लिए बिजनेस नहीं करना चाहते तो लाइफ के लिए तो करो भाई। आप बोल रहे हो कि सर कार का सपना दिखाते हुए छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ गोली मारो कार को, गोली मारो घर को भाई, लेकिन तुम बेसिक चीजें तो जुटा लो। क्या तुम अपनी माँ का इलाज करवाना नहीं चाहते अगर कभी वो बीमार पड़े तो? क्या अपना भाई, आपके घर में भाई वो पढ़ना चाहता, तुम नहीं पढ़ पाए क्योंकि तुम्हारे पिताजी के पास पैसा नहीं था, तुमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार मैं इनकम करूंगा और मैं अपने भाई की जिंदगी बदलूंगा। ऐसे कई लीडर हैं जिनसे मैं पर्सनली मिला, आज उनके भाई लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बोला सर मेरा भाई इंजीनियरिंग कर लिया, मिठाई खाओ। मैंने बोला भाई ये किसकी वजह से हुआ? बोला सर स्मार्ट वैल्यू अगर मैं नहीं करता, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं भी पढ़ने में ठीक था क्योंकि पिताजी का पैसा नहीं था, तो मैंने स्मार्ट वैली ज्वाइन इसलिए किया था कि मैं कार लूँ ना लूँ, लेकिन मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाऊंगा। तो वो जो पैसा गया उससे लाइफ में चेंजेस हुआ भारतीयों के। अगर आप उसको एडमायर नहीं कर सकते, प्रेज नहीं कर सकते, तो कम से कम आप नेगेटिव बात नहीं करो। मैं कार की बात ही नहीं कर रहा भाई, आप बेसिक, आप 20,000 रुपए के लिए दर दर भटक रहे हो, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, अलग अलग नौकरी में जा रहे हो, 20,000 रुपए तो स्मार्ट वैल्यू से ऐसे ही आ जाएगा। आप प्लेटिनम भी बनते हो तो कितना बोनस होता है दोस्तों? 1,70,000 को 12 महीनों से डिवाइड करो तो कितना हुआ? 10,000 से ऊपर की इनकम हुई ही नहीं। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बोनस। कमीशन जोड़ दोगे तो 15-20,000 रुपए एक प्लेटिनम अचीवर कमा लेता है इज्जत के साथ। यस या नो? कई बार आप लोग बोलते हैं सर कार अचीवमेंट बड़ी बात नहीं है। जब टाटा ने नैनो का सपना देखा था तो मात्र 8% भारतीय ऐसे थे जिनके पास कार थी, कार के मालिक। जब आप बोलते हो ना कार अचीवमेंट बड़ा अचीवमेंट नहीं है सर, तो भाई कितने लोगों के पास है? आप सबके घरों में कार ही कार है। खानदान में एक पापा लेके चलते, एक मम्मी लेके चलती, एक बहन लेकर चलती है। तुम सब तो अंबानी और टाटा की औलाद हो, हम सब करोड़ों रुपए जमा है, क्या स्मार्ट वैल्यू करके करेंगे? है क्या? तो आप सोचो वहां पर कितने लोगों ने कार अचीवमेंट किया और उनका बैकग्राउंड देखिए आप ना, कि वो किस बैकग्राउंड से आए। अगर उस बैकग्राउंड से आकर वो स्मार्ट वैल्यू नहीं करते तो शायद लाइफ की आखिरी सांस तक वो कार के बारे में सोच नहीं पाते। आप सोच कर देखो, ये हाल है। जब आप बात करते हो इंडिया में 8 से 10% लोग टैक्स देते हैं। टैक्स का मतलब आप समझते हो? आपको नहीं पता। टैक्स का मतलब है जिसकी इनकम 3 लाख सालाना से, ईयरली अगर आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम है तो आप अपने इनकम पे टैक्स दोगे, जैसे मैं इनकम पे टैक्स देता हूँ। ऐसे लोग भारत में 8 से 10%। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए का अचीवमेंट करने वाले कितने लोग हैं? आप देखिए 3 लाख रुपए कितने लोग कमा लेते हैं। SPL ऑफर आता है, उसी में कंपनी 80,000, 50,000, 60,000 रुपए बोनस दे देती है। ये भारत की स्थिति है मेरे दोस्त, ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, आप चेक कर सकते हो गूगल में जाके। ये भारत की हालत है। 70% भारत अभी भी गरीबी की हालत में रहता है। तो ऐसे में आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि जॉब मिल नहीं रही है, प्लेटफॉर्म्स है नहीं, तो आप करोगे क्या? तो आपके घर कोई प्लेटफॉर्म चलकर आया है लेकिन आप उसमें टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आने वाला टाइम आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और क्या है स्मार्ट वैल्यू में कि आपको ऑफर मिल जाते हैं, पे आउट मिल रहा है, मैनेजमेंट ऐसा है, लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, सब चीज़ें स्मार्ट वैल्यू के पॉजिटिव्स में ऐड हो रही हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको बता दूं कि इस बिजनेस को क्या ड्राइव कर रहा है। 4 कॉन्सेप्ट हैं जो इस बिजनेस को ड्राइव करते हैं। अगर इन 4 कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी बताया वो सिर्फ एक क्लैरिटी थी कि क्या बाहर है और क्या यहाँ पर आपको मिल सकता है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा
क्योंकि कई लोग शादी करते हैं खूबसूरती देखकर नहीं, दहेज देख करते हैं ना। कई लोग बोलते हैं भैया कैसी बीवी चलेगी, 1-2 कार आर मिल जाए, 10-20 लाख दहेज में मिल जाए, तो उनका गोल क्लियर रहता है, बीवी से मतलब नहीं, धन से मतलब। आया ना। तो आपको जब पता ही नहीं चलेगा क्या मुझे मिलने वाला है और मैं किस चीज़ से जुड़ने जा रहा हूँ, तब तक आप उस चीज़ से कभी भी जुड़ने में मेंटली कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट। कई लोगों को जब आप एजुकेशन थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, 17,500 रुपये खर्च करना पड़ेगा या देना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बता दूं, अपने टर्मिनोलॉजी को, अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। शिक्षा एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है? दूसरा, जॉब और करियर, जिसके बारे में मैंने बताया कि भाई आप करियर की तलाश में हो या आप जॉब की तलाश में हो। आप फॉलोअप में पूछ के देख लो, लोग इसको क्लियर ही नहीं कर पाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आप 100 लोगों का फॉलोअप मारेंगे, काउंसलिंग करेंगे 1 to 1, शायद ही एक आदमी आपको मिले जो आपको जॉब और करियर में डिफरेंस बता सके। मैंने आपको बताया था ना, क्या जॉब और क्या करियर। जॉब नहीं मिलने से क्या प्रॉब्लम है और करियर को फोकस करने से क्या पॉजिटिव आपको मिल सकता है। जब तक ये आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको चेंजेस देखने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर हो पा रहा है? कॉन्सेप्ट सेलिंग, आप जब प्रोग्राम को रिकमेंड करते हो तो आप कॉन्सेप्ट सेलिंग को ध्यान नहीं देते। कॉन्सेप्ट सेलिंग क्या है वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। लास्ट पॉइंट है, जब आप बात करते हो स्मार्ट कॉमर्स, यानी कि स्मार्ट वैल्यू का मोस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट है वो आपका स्मार्ट कॉमर्स है। ये एक फ्यूचरिस्टिक टूल है, यानी कि फ्यूचर में जो चीज़ें आ रही हैं उनसे जुड़ा हुआ एक टूल है, एक ऐसा लर्निंग मैकेनिज्म है जो आपकी एजुकेशन वैल्यू को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, बेहतर कर देता है। क्लियर हो पा रहा है? तो इसको पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा समझिए। एक मैंने वीडियो देखा था जहां पर ऐसे ही एक सेशन चल रहा था और स्पीकर कौन होता है? जो बातचीत कर रहा है, यानी मैं स्पीकर हूं, आप लिसनर हैं, आप श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं। क्लियर हो पा रहा है? तो उसने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा निवेश है जहां पर पैसा डालने से पैसा बहुत तेजी से ग्रो करता है, डेवलप होता है। क्योंकि पैसे के साथ प्रॉब्लम क्या, अगर सही जगह डालोगे तो बढ़ेगा, गलत जगह डालोगे तो, यानी कि आपको करोड़ों भी दे दो तो माइनस हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे अगर आपने उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे टाइम के लिए मैंने बात की, अगर सही जगह डाला तो वही टाइम आपको वैल्यू देगा, और अगर आपने गलत जगह डाला तो आप टाइम से पीछे चलने लगोगे। क्लियर हो पा रहा है? तो उसमें कई लोगों ने बोला गोल्ड खरीदो, वो एक अच्छा निवेश है। किसी ने बोला भाई शेयर मार्केट में पैसा डालो, बहुत अच्छा निवेश है। कोई बोला घर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, हीरे खरीदो, सबका यही था। एक आदमी बोला यहाँ इन्वेस्ट करो। यूरोप कंट्रीज में क्या होता है कि हर आदमी, चाहे वो 50 साल की एज में भी हो ना, वो साल में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ नई चीज़ें सीखता है। हमारे इंडिया में क्या कल्चर है, जितना मैंने स्कूल में पढ़ लिया वही इन्वेस्टमेंट। ये स्कूली शिक्षा में पैसा लगता है, माँ बाप नहीं पूछते कहाँ लग रहा है, वहाँ स्कूल वाले से नहीं पूछते नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी मेरी बेटी, हमसे पूछते हैं कि नौकरी लगेगी कि नहीं। भाई एजुकेशन बिल्ड्स योर एथिक्स, एजुकेशन आपका निर्माण करती है। आप होटल बनाते हो ये सोचकर क्या कि भैया कंपल्सरी इसमें लोग आएगा कि नहीं आएगा। भाई आपका कॉन्सेप्ट है मैं बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे से बनेगा तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी इनकम करने की। यस या नो? तो अगर मैं एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन लोग क्या देख रहे हैं, खर्चा हो जाएगा 17,500 का, 17,500 का पापा को झूठ बोल के मोबाइल खरीद लेगा भाई। और उस मोबाइल से आदमी करता क्या है, यंग लोग क्या करता है, यूट्यूब, फेसबुक, चैटिंग, सेल्फी, मुंह वही है, रोज फोटो खींच के डाल देगा। अब दोस्त की भी मजबूरी होती है रोज ऐसा करना, नहीं करेगा तो दोस्ती खत्म है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सेल्फी डालते हो, आप चाहते हो ना 2-4 लाइक, कमेंट, कोई दिल भेजे, कोई कुछ आंख में दिल बजा के भेजे, तभी आपका मोटिवेशन बढ़ता है। मुंह वही है, तुम वही हो, इनकम वही हो, रोज सेल्फी खींच रहा है। तो उस मोबाइल का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन आपने उसमें 17,500 इन्वेस्ट किए, 20,000 इन्वेस्ट कर दिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपने उस मोबाइल से इनकम नहीं करी,
उस मोबाइल से आपने क्या किया? अगर आप मेरा मोबाइल फ़ोन 1 महीने अपने घर ले जाओ और चेक करना कि कमल सर के इस मोबाइल फ़ोन में होता क्या है, तो आपको सिर्फ धंधे वालों के फ़ोन आए। कोई बोला मेरा सर्टिफिकेट, कोई बोला मेरा सेंटर, कोई ट्रेनिंग। आपको लगेगा भाई ये फ़ोन है, बीमारी है। तो मेरे लिए वो फ़ोन क्या, धंधा। व्हाट्सएप के जितने ग्रुप हैं उसमें 2 ग्रुप ऐसे हैं, एक मेरा फैमिली, एक फ्रेंड। बाकी सारे ग्रुप लीडर के। कोई उसमें सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट भेज देता है, कोई उसमें ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट भेज देता है। तो व्हाट्सएप में जितने भी लोग चैट कर रहे हैं उसे मेजर में मैं जो रिप्लाई करता हूँ उससे मेरा पैसा, वॉल्यूम यानी कि रेवेन्यू जनरेट होता है। मेरे लिए वो एक बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन मैं उसको अगर वैसे देखूँ तो मुझे तो कोई फायदा ही नहीं है उसमें। फोटो खींच के किसको भेजूँ? घर वालों को तो पता ही है इसे ऐसा ही दिखता है, मोटा ताजा। पहले भी नहीं बदला, अब भी नहीं बदलेगा, बाद में पतला होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या चेंज करूँ अपने आप। तो मेरा कोई इनकम नहीं हो रहा वहाँ से। तो सेम जब तक आप एजुकेशन को एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखोगे तब तक आप 17,500 देने से पहले 1 करोड़ बार भी सोच सकते। यही आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम है कि आप उसे ऐसा एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो। दूसरा, एजुकेशन के अंदर चैलेंजेस क्या है कि राइट एजुकेशन को भी राइट टाइम पे लेना जरूरी है। भाई डॉक्टर क्या बोलता है, ये दवाई सुबेरे नाश्ते के बाद, ये वाली गोली खाने के बाद, ये सोते समय दूध के साथ, सारों को उल्टा कर दो। दूध वाली नाश्ते के बाद, लंच वाली डिनर के बाद, सब उल्टी कर दो। और फिर डॉक्टर से बोलो कुछ हो नहीं रहा डॉक्टर साहब। रामदेव जी बोलते हैं ना, बेटा यहाँ करो कपाल भाती, घर जाके खाओ पराठा भाती। फिर बोलो बाबा जी पेट घट नहीं रहा है, तो क्या घट पाएगा? तो आप जो एजुकेशन ले रहे हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन है। इफ यू आर सेइंग बीए, दादा भी बीए, बापू भी बीए, हम भी बीए, क्या अंतर है? दादाजी भी बीए, दादाजी ने बीए कब किया था? सन 1970 में। बापू ने किया 90 में, हमने अभी कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया? तो जब दादा ने किया था तो काम था उसको पढ़ के, पापा ने किया तब भी काम था। लेकिन आज वही एजुकेशन करना मेरी मजबूरी है। क्यों? कि गवर्नमेंट इज नॉट चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम। तो मुझे वो करना मजबूरी है, क्योंकि कोई अगर ग्रेजुएट नहीं होता तो मैं भी अपनी कंपनी में नौकरी नहीं देता। पियोन की नौकरी मिल सकती, बाकी नौकरियां नहीं मिल सकती। लेकिन मैं उस एजुकेशन के साथ उसे डिमांड करता हूँ टेक्निकल एजुकेशन, कि आपको टेक्निकल या जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, ये है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है? वर्षों से चला आ रहा है। हमारे वहाँ पर दिवाली का पर्व कब से मनाया जाता है, कोई बता सकता है? आपके पिताजी जब आपकी उम्र के थे तो दिवाली मनाते होंगे। आपके दादाजी जब आपकी उम्र के थे तब, तो कब से मनाई जा रही है दिवाली? 2000 साल पहले से। बहुत टाइम। कितने टाइम? लगभग 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, कितना हो गया? भाई हमको मालूम, बेसिक मुझे ही पता, दिन वो हिस्ट्री में तो है नहीं। हमको ये पता है जब राम जी अयोध्या लौटे थे तब पहली बार दिवाली जैसे पर्व का प्रारंभ। तो जितने लोग राम जी के लौटने के बाद इस पृथ्वी पर आए हैं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं धर्म से, वो लोग दिवाली। क्लियर? ट्रेडिशनल त्योहार है, आपने नहीं बनाया। लेकिन आज एक नया त्योहार चल गया, वैलेंटाइन डे। वो तो त्योहार है, त्योहार नहीं है? 14 फरवरी को आता है ना, कई लोग मनाते हैं ना। लेकिन आप दादाजी से बोले, पापा दादाजी वैलेंटाइन डे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दिया था? दादाजी बता पाएंगे? बता पाएंगे? तो बोले वैलेंटाइन डे ये कब शुरू हुआ? ये है क्या? इस त्योहार में क्या होता है बेटा? कौन से देवता की पूजा होती है? तो बताने में भी आपको शर्म लगा, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है? क्योंकि वो हमारे संस्कृति का हिस्सा हमने पूरी आलू हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दाल भात हमारी संस्कृति का, पिज्जा इटली से आया पिज्जा दादाजी के जमाने में मिलता था। तो दादाजी पिज्जा कितना खाते थे? पिज्जा ये क्या होता है बेटा? किसने बनाया? तुम्हारी दादी तो बना नहीं पाती थी, तुम्हारी माँ बना लेती है क्या? बना तो नहीं पाती, बाहर से ले तो आती है। तो यानी कि आप बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन बाप दादा के ज़माने से
जो पढ़ाई चल रही है वही आप पढ़ रहे हो, उसमें नयापन क्या है? उसमें नयापन क्या है? कुछ चेंज किया? अगर आपको पुराने से इतना ही लगाव है तो पिताजी वाला फोन यूज किया करो। हेलो, एक बार पटको फिर उछल के आए, हेलो फिर भी आवाज आती है। जितने में तुम्हारा स्मार्टफोन आता है पूरी जिंदगी भर के लिए फोन आ जाए। सैमसंग गुरु, एक बार चार्ज करो फिर चार्ज ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें ना व्हाट्सएप होता है, ना कुछ होता है, ना इंटरनेट होता है, फोन लगे रहो वाला का ही नहीं इस्तेमाल करते। कम में आता है, लंबा चलता है, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? वहां चाहिए आपको स्मार्टफोन और यहाँ आप स्मार्ट एजुकेशन से इनकार कर रहे हो। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ माइंड सेटअप कि मुझे सब कुछ स्मार्ट चाहिए। बीवी कैसी चाहिए? स्मार्ट। हस्बैंड कैसे चाहिए? स्मार्ट। घर कैसे चाहिए? स्मार्ट। टीवी कैसे चाहिए? स्मार्ट। लेकिन पढ़ाई कैसे चाहिए? दादाजी वाली, पापा वाली। जो पापा बोलेंगे वही पढ़ लूंगा। तो पापा ने वो पढ़ के ताजमहल बनाया, तुम भी बना लेना है भाई जी। पापा ने जो पढ़ के ताजमहल बनाया तुम भी बना लेना जाके। पापा ने बिल गेट्स की तरह बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, तभी तो तुमको ज्ञान दे रहे नहीं। तो रियलाइजेशन क्या है कि आप सोसाइटी में आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो कि अभी दुनिया में चल क्या रहा है, और लर्न द थिंग्स विच आर रनिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में बदलाव आ चुका है, तुम्हें उस बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। दुनिया बदलना बंद नहीं करेगी, हर दिन बदलाव हो रहा है। यस या नो? 4G के बाद 5G आने को तैयार है। अब लोग मोबाइल पे कौन सा खरीद रहे हैं? बोले 5G। आपका साथ 4G होगा, कई लोग 5G फोन खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि अभी 5G सिम आ जाएगा। तब तुम्हारा 4G वाला 5G में काम नहीं करेगा, तो तुम्हें फिर फोन बदलना ही पड़ेगा अगर 5G इस्तेमाल करना है। तो क्या आप उस पुराने फोन से इस्तेमाल कर पाएंगे? तो एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, और हम राइट एजुकेशन को राइट टाइम पर लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। आज से 5 साल बाद इस एजुकेशन को लोगे तो शायद आउटडेटेड हो जाएगी, आपको नया प्रोग्राम देखने को मिलेगा। यस या नो? आप जॉब वर्सेस करियर आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट सेलिंग, कई लोग बोलते हैं कि सर एजुकेशन के लिए इतना पैसा। माइंड यू माय फ्रेंड, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। धीरू भाई अंबानी जब बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे उस जगह तक पहुंचने के लिए, तो उनका एक सोच थी, वो ताज होटल में जाते थे चाय पीने के लिए। आपने सुना होगा, यस या नो? ताज होटल यानी कि इंडिया का टॉप मोस्ट होटल, जहां पर 9/11 की घटना हुई थी, आतंकवादी चले गए थे, मुंबई में है वो। और वहाँ एक चाय का दाम आज की डेट में भी 1000 रुपए के आसपास ही होगा, उससे कम होने वाला नहीं है। तो उनके दोस्त उसको फॉलोअप मारते थे, जैसे काका बाबू आज आपको फॉलोअप मारते हैं। अरे बड़े बड़े सपने देख रहा है, थाईलैंड जाएगा, अच्छा बाइक लेगा, कार लेगा, बहुत बढ़िया, हम भी देखते हैं तेरी कार कौन से रंग की होती है, अच्छा तू तो मर्सिडीज लेगा ना, बहुत बड़े सपने हैं। फॉलोअप चलता कि नहीं चलता? तो उनको भी फॉलोअप मारता था, पागल हो गया, कमाता इतने है, जाके चाय पी लेता है, यहाँ की चाय तुझे अच्छी नहीं लगती, दिमाग थोड़ा उड़ ज्यादा रहे तेरा। तो बोलता मैं चाय पीने कौन जाता है भाई, चाय तो बाहर भी उसी लेवल की उसी टेस्ट की मिल जाती है। मैं उस माहौल को इंजॉय करने जाता हूँ, लर्न करने जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी चाय पीने नहीं आता, करोड़पति अरबपति लोग आते हैं। वो लोग बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, क्योंकि आम आदमी की बात क्या होगी, भाई विराट कोहली को कप्तान नहीं होना चाहिए। अच्छा तू ही तो आईसीसी की और बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष है, तू ही तो डिसाइड करेगा कि विराट कोहली ने तुझे कप्तान होना है। ये मोदी जी को ना देश चलाना नहीं आता, जा तू चला ले भाई। हम सबको गाइडेंस देते हैं, वो चाय वाला भी मोदी जी को गाइडेंस देता है, उसे बोल भाई तू चाय ठीक बना ले, 10 ग्राहक बढ़ जाएंगे। तेरी चाय ठीक नहीं बनने, लेकिन तू मोदी जी को सिखा सकता है। सेम प्रॉब्लम इज विद यू। तो यहाँ पर धीरू भाई अंबानी क्या बोल रहे हैं कि मैं उस कॉन्सेप्ट को, जहाँ मैं बैठने जा रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट है, लाइफ कैसी है, लोग कैसे बात करते हैं, अमीर आदमी सोचता कैसे है, वो खाली टाइम में भी अपने टाइम को पैसे में कैसे कन्वर्ट करता है, मैं ये सारी स्किल सीखने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए कोई स्कूल नहीं है। भाई आप अमीर आदमी के साथ रहोगे तो उसके गुण आपके अंदर आने लगेंगे। आप एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे को आवारा बच्चों के साथ 1 महीने रुकवा दो रूम में,
कोई पढ़ नहीं रहा, कोई गाना बजा के डांस कर रहा, मैं डिस्को डांसर, दूसरा बोल रहा भैया मैं तो कथक करूंगा, तीसरा बोल रहा मैं तो गाना गाऊंगा। तो वो पढ़ने वाला बच्चा भी 1 महीने बाद कुछ ना कुछ वैसा सीख, और एक निरा बेकार आदमी को पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ भेज दो तो 10% तो इम्प्रूव। तो यू नीड अ कल्चर, यू नीड अ पीपल, यू नीड अ सोसाइटी, स्मार्ट पीपल एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी। आपको कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों के बीच में घुसना ही पड़ेगा। आप फेलियर लोगों के बीच में जितना, क्योंकि मुझे एक लड़का मिला था, उसका नाम सोनू है, 10 फरवरी को हमारा रिकॉग्निशन हुआ था दिल्ली में। वो लड़का मुझे रिसीव करके हॉल तक ले गया। मैंने उससे पूछा, भाई इस बीच में उल्टे सीधे सवाल पूछना, मैंने भाई तू स्मार्ट वैल्यू कितना साल हो गया? बोला 3 साल। मैंने क्या अच्छा लगता है? बोला सर देखो कितनी इनकम की ये तो बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको गरीबी के बारे में शायद पता नहीं हो। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो बहुत पुअर बैकग्राउंड है, और हमारे चारों ओर अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे बगल में अंबानी तो रहता नहीं होगा। कौन रहता होगा? गरीब के बगल में कौन रहता है? टाटा बिरला। कौन रहता? गरीब। तू भी गरीब, मैं भी गरीब, ऐसा ही होता है ना। तो बोलते सर वहां पर सुबह से शाम तक कोई आदमी पॉजिटिव बात ही नहीं करता, उसकी लड़ाई सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, उसका कोई विजन ही नहीं है। वो ये सोच रहा है कौन सी सरकार आएगी फ्री में चावल देगी, वो ये सोच रहा है कब लोग बाहर जाएंगे मैं चोरी करूंगा। वो भगवान को गाली दे रहा, सरकार को गाली दे रहा, अपने माता पिता को गाली दे रहा, समाज को गाली दे रहा। भारत वो सोच रहा है मैं भारत में क्यों पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा होता तो बढ़िया रहता। भगवान ने मुझे गरीब के घर क्यों पैदा किया, सचिन तेंदुलकर का लौंडा होता तो ठीक रहता। तो वो लोग तो पॉजिटिव सोचते ही नहीं सर। तो जब वो सोचते नहीं तो पॉजिटिव होगा कहाँ से? तो अगर मैं इनके साथ अगर जिंदगी भर रहूंगा तो मैं पहुंचूंगा कहाँ, आप बता सकते हो? तो जब मैं स्मार्ट वैल्यू में आता कुछ नहीं होता सर यहाँ पे, लेकिन सुबह से शाम तक लोग मिलते तो हैं, बोलते भाई तेरी भी कार हो सकती। सुनने में अच्छा तो लगता ही यार, वो थोड़ी देर के लिए मुझे एहसास तो दिला सकते हैं कि मैं यार फॉरेन ट्रिप करूंगा। तो ये जब पॉजिटिव आता है, अगर मैं अपने आप को बदल पाया, सिस्टम के हिसाब से कर पाया, तो सर जब इतने लोगों का हुआ तो मेरा भी हो सकता है। दैट इज द पावर ऑफ द स्मार्ट वैल्यू सिस्टम, कि ये आपको निगेटिव सोच से नहीं जोड़ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग से जोड़ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, आपको डेवलप भी किया जा रहा है। भाई ये सिस्टम आप बताओ कौन से स्कूल में डायरेक्टर आके पढ़ाता है? छोड़ दो डायरेक्टर की बात, प्रिंसिपल ही कितने स्कूल में पढ़ाता है भाई? 200 करोड़ की कंपनी का डायरेक्टर हूं मैं, आपके लिए टाइम क्यों निकाल के आया? क्यों निकाल के आया आपके लिए टाइम? इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 20 साल का कल्चर है कि मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? भाई मेरे पास जो तजुर्बा है शायद मेरी टीम के और लोगों के पास नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि मुझे आपको डेवलप करना है। क्योंकि अगर मैं देश के हर नागरिक को डेवलप कर दूंगा तो देश का पूरा सिस्टम, पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। यस या नो? हर आदमी की यहाँ पर कार हो जाएगी तो आप ही इनकम नहीं करोगे, उस कार से जुड़े हुए कई और लोग भी इनकम करेंगे। आपकी कार में जो हवा भरेगा वो भी इनकम करेगा, आपकी कार में जो तेल भरेगा वो भी इनकम करेगा। आपकी कार जब खराब होगी उस कार को बनाने पे भी लोग इनकम करेंगे। जब आप सोचते हो कि आप उठते हो तो आपका फायदा होता है, यू आर रॉन्ग। जब आप उठते हो तो 10 और लोग को भी उठाते हो। जब एक होटल बनता है तो वहाँ पे 10 लोग काम भी करते हैं, 10 लोग खाना भी बनाते हैं। यस या नो? कुछ लोग वहाँ झाड़ू पोछा भी लगाते हैं, तो उनको भी क्या मिल रही है? इनकम करने की। तो हम आपको लर्निंग भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, और साथ में प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि भैया तुझे अगर काम कहीं और ना मिले तो कहीं और घूमने की, कहीं और समय देने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म भी है जो आपके ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट सेलिंग। जैसे आज आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो कई बार कई दुकानदार आपको प्रभावित करने के लिए, सेल को कन्वर्ट करने के लिए बोलते सर आज मोबाइल लेंगे तो साथ में आपको हेडफोन फ्री। यस? या आपको फ्लिपकार्ट क्या बोलता है, भाई जी ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, ये ऑफर, तो 100 का माल 50 में मिल जा रहा है। यस या नो? तो वो क्या है? कॉन्सेप्ट सेलिंग ही तो है। तो आप सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे, और सेंटर में आदमी जाएगा तो सिर्फ एजुकेशन, क्लास में जाएगा, पढ़ेगा, निकल जाएगा, लेकिन आप उसको वो इन्वायरमेंट दे रहे हो जहां पर वो सीखेगा भी। सिर्फ IT एजुकेशन नहीं लेगा,
वो लाइफ एजुकेशन लेगा, जिंदगी को कैसे बेहतर करना है ये सीखने की अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है। वो और सेंटर और इंस्टीट्यूट नहीं दे पाएंगे, उसको डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी, और साथ में पैसा कमाने के लिए कहीं और क्यों जाना है भाई। तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है पैसा, तो ये पैसा यहीं से कमाया जा सकता है ताकि आप अपने ड्रीम पूरे कर सको। तो यू आर सेलिंग अ कॉन्सेप्ट, आप एक पूरा माहौल सेल कर रहे हो। तो जब तक आप लोगों को ये बताएंगे नहीं कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट सेलिंग एंड दिस इज अ यूनिक सेलिंग टेक्निक, तब तक लोग आपसे जुड़ेगा क्यों? मेरी बात समझ में आ रही है? और स्मार्ट कॉमर्स क्या कर रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे कि इट इज अ कोर्स जो 3 लर्निंग को एक साथ स्टैब्लिश करता है, 3 स्किल को, यानी कि आप आईटी स्किल भी इसमें सीख रहे हो, आप इसमें कॉमर्स स्किल भी सीख रहे हो, आप स्मार्ट स्किल्स भी सीख रहे हो। बहुत से कोर्स मार्केट में है जब आप उसको लेते हो, जैसे कि अगर समझना है मुझे 2 चीज डेवलप करनी है, इंग्लिश और पर्सनैलिटी, ये दोनों मेरी खराब है, अब मुझे इसके लिए पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं किसी कोचिंग में चले जाता हूँ, किसी गुरु का हाथ थाम लेता हूँ ताकि ये दोनों चीज डेवलप हो सके। तो अब मैं छतरपुर में घूमा तो मुझे ये पता चला कि दोनों चीजें एक जगह पर डेवलप नहीं हो सकती। कोई सेंटर इंग्लिश इंप्रूव करने का काम कर रहा है, कोई पर्सनैलिटी इंप्रूव, ये दोनों एक जगह पर नहीं मिल रही। तो मुझे 2 जगह पैसा देना पड़ रहा है, 2 जगह टाइम देना पड़ रहा है। तो मुझे क्या लगा यार अगर ये एक ही जगह में मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हम क्या कह रहे हैं, बोले आपको आईटी स्किल भी देंगे, हम आपको कॉमर्स स्किल भी देंगे, हम आपको स्मार्ट स्किल भी देंगे, और तीनों को हम एक ही दाम में एक ही टाइम पे एक ही जगह से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब आईटी स्किल वाइट इज रिक्वायर्ड। हम 16 साल से मैं यही चिल्ला रहा हूँ कि भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आईटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। कोरोना ने ये अपने इस चीज़ को स्टैम्प कर दिया। अगर दुनिया में लोग बिजनेस कर पाए, लोग इनकम कर पाए, बच्चे अपना स्कूल कर पाए, या आप किसी को पैसा दे पाए, कुछ भी कर पाए, उसके पीछे एक ही फोर्स था, वो था आईटी। अगर आईटी नहीं होता और कोरोना होता, आप इमेजिन करो लाइफ कैसी होती। यस या नो? क्लियर हो पा रहा है? समझ में आया? लास्ट में 2 बात बोल के दोस्तों, अगर आपको वाकई में कुछ करना है लाइफ में, स्मार्ट वैल्यू राइट प्लेटफॉर्म है, इससे ज़्यादा बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना भी ले जाओ पाओ घर में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। ईट द फ्रॉग, मेढक खाना पड़ेगा। कितने लोग मेढक खाने को तैयार हैं? कोई नहीं। कई लोग तो बोले हम तो शाकाहारी हैं सर, चिकन भी नहीं खाते, हम तो अंडे से भी दूर भागते हैं, आप तो मेढक की बात कर रहे हैं। मेढक का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? ये एक सिंबल है, एक सांकेतिक मैसेज है कि आपको जो काम सबसे मुश्किल लगता है अपने जीवन में इस समय, सबसे पहले उस काम को निपटाओ। सबसे पहले उस काम को, आपको लगता है कि उस बंदे से बात करने में मुझे डर लगता है, उसी बंदे का फॉलोअप सबसे पहले करो, उसी बंदे का डिड्यूट। आपको लगता है मुझे इंग्लिश से सबसे ज़्यादा घबराहट है, सबसे पहले इंग्लिश का भूत अपने घर से भगाओ। क्योंकि जब आप सबसे मुश्किल करने वाला काम करोगे तो उसके बाद के काम आपको अपने आप आसान लगेंगे। इसको बोलते हैं ईटिंग द फ्रॉग, यानी कि हर सुबह सबसे पहले वो काम करो, क्योंकि हम सबसे बाद में उस काम को रखते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यस या नो? तो आप सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करिए। और दूसरा, प्लान फॉर ईटिंग द एलिफेंट। और दूसरा, आपको हाथी खाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये खाने की बात कर रहे हो, आप खाने पीने वाले आदमी हो, सब खाते हो। कितने लोग यहाँ पर हाथी खा सकते हैं? मान लो आप हाथी खाते हैं, इंडिया में लोग हाथी खाते हैं, तो कितने लोग पूरा हाथी खा सकते हैं? कई लोग बोले सर पूरा मुर्गा निपटाना मुश्किल हो जाता है, यहाँ आप हाथी की बात कर रहे हो, इमेजिन करने में भी दिक्कत है, माइंड को प्रॉब्लम है। यस या नो? तो यहाँ पर एलिफेंट है आपके बड़े बड़े सपने, आपके गोल। आपको कार चाहिए, घर चाहिए, आपको अरमानी की घड़ी चाहिए, राडो की घड़ी चाहिए, आपको एप्पल का फोन चाहिए, ये है हाथी। तो ये एप्पल का फोन एक दिन में नहीं आएगा भाई जी। आज सुरेंद्र सर हमारे साथ काम कर रहे हैं, इन्होंने 10 लाख की बाइक खरीदी। जब इन्होंने खरीदी, हमने कहा भैया ये स्मार्ट वैल्यू वाला ही 10 लाख की बाइक खरीद सकता है, बाकी लोग अगर कोई होते वो तो 10 लाख की एफडी बना दे, इसके ब्याज से, यानी कि 10 लाख का अगर आप ब्याज करें, सालाना 1 लाख के आसपास आपको ब्याज आ जाएगा। लेकिन यही वो विजन है, यही वो लीडरशिप स्किल है कि आदमी 10 लाख की बाइक स्मार्ट वैल्यू से खरीद पाए एट दिस एज।
ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। कोई बोले कमल सर आप खरीदो, बोले भाई हमको दे दे, हम जमा कर लेंगे खाते में। तो क्या है, हाथी कैसे खा सकता है आदमी? हाथी को आसानी से खाया जा सकता है अगर आप अपने बड़े गोल को छोटे पार्ट में, अगर आप रोज 10 ग्राम हाथी खाओ, 10 ग्राम हाथी रोज खाओ, तो 10-20 साल में तो निपट ही जाएगा। आया ना? गोल बड़ा है, मुझे गोल्ड बनना है, तो गोल्ड बनने के लिए मुझे कितने सप्ताह दिए जाते हैं? 52 सप्ताह। तो मैं 52 सप्ताह काम ही नहीं करता। मतलब कुछ सप्ताह मैं जुगनू की तरह काम करता हूँ। कभी जुगनू जलता है, कभी बुझ जाता है, कभी बत्ती जल जाती है, कभी बुझ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए स्मार्ट वैल्यू नहीं है। हमारा टारगेट एज ए कंपनी में आपको बता दूं, इसी टीम से हमें 200 सेल लेकर आना और 2500 से 3000 का अगला रिकॉग्निशन करना, ये गोल है कंपनी का। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो कंपनी देने के लिए तैयार है। थैंक यू ऑल द बेस्ट।